हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एम्ब्रेस लव। ये एक टाइम ट्रेवल ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 2222 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है यानमू। ये बताती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से मुझे एक ब्लड डिजीज हो गया है और इसका इलाज सिर्फ एक खास किस्म का ब्लड सीरम है। मेरे दोस्त लूफियान ने एक ऐसे शख्स को ढूंढ लिया है जिसकी मदद से मैं ठीक हो सकती हूँ, लेकिन वो इंसान 200 साल पुराना है। यानमू एक्चुअल में एक एक्ट्रेस है। अब इसके पास लूफियान आता है। लूफियान इसको कहता है कि मैंने टाइम मशीन रेडी कर ली है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सफर को मॉनिटर के जरिए से देखता रहूंगा और कोई हादसा न हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रोबोट असिस्टेंट ओ भेज रहा हूँ और मैंने इस रोबोट के अंदर इस टास्क की सारी इन्फॉर्मेशन भी सेट कर दी है। लूफियान इसे कहते हैं कि इस सफर के दौरान तुमने कोई भी टाइम की हिस्ट्री चेंज नहीं करनी है, वरना सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। यानमू कहती है कि ठीक है। लूफियान इसको कहता है कि तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर वापस आना होगा, वरना तुम्हारी यहाँ पर जिंदगी तब्दील हो जाएगी। फिर लूफियान इसको एक ब्रेसलेट देता है और इसकी मदद से यानमू ने उस शख्स से वो ब्लड सीरम लेना है। अब यानमू और असिस्टेंट ओ टाइम मशीन के अंदर चले जाते हैं। यानमू एक अजीब सी जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर गु यानजी, जिस शख्स के पास इसको जाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। ये 21 सेंचुरी के अंदर एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। अब ये गाओशन ग्रुप में काम करता है एज अ डायरेक्टर, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और गु यानजी और उसकी टीम ने जो भी हाल ही में रिसर्च की है उसमें उन्होंने ब्लड में होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। अब यानमू 2023 के ईयर में आ गई है। यानमू गो यानजी के ही घर पर आ गई होती है। ये इसकी शेल्फ पर पड़ी हुई कुछ चीजें देख रही होती है जो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से गो यानजी की आंख खुल जाती है। वो इससे आकर पूछता है कि तुम कौन हो। इसे देखते ही यानमू अपना ब्रेसलेट ऑन करती है ताकि ये इसका ब्लड निकाल सके, लेकिन ऐसा करते हुए कुछ अजीब सा हो जाता है और यानमू कुछ और टाइम पीछे आ चुकी होती है। अब यहाँ पर इसको इसका असिस्टेंट नजर आ जाता है और पूछती है कि अभी क्या हुआ है। ये इसको बताता है कि टाइम ट्रेवल के रूल के मुताबिक अगर किसी को भी आपकी असली शख्सियत के बारे में पता चल जाएगा तो फिर आप टाइम में पीछे आ जाएंगी। यानमू कहती है कि ठीक है, मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी। यानमू कहती है कि हमें जल्दी से जाकर अपना टास्क पूरा करना होगा। इसका असिस्टेंट कहता है कि तुमने भी जो कपड़े पहने हैं वो यहाँ के टाइम के लिहाज से ठीक नहीं है और अगर तुम ऐसे जाकर फिर से उसका ब्लड निकालने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी जिंदगी 1 महीना कम हो जाएगी। अब गो यानजी सुबह उठकर अपने लैब में काम करने के लिए आ जाता है और दूसरी तरफ यानमू का असिस्टेंट इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि इसे यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। गो यानजी जब अपने ऑफिस में काम करने के लिए आता है तो इसका असिस्टेंट इसके कॉफी लेकर आता है। गो यानजी इसको एक फाइल देकर कहता है कि तुमने मुझे जो कल डेटा दिया था उसमें बहुत गलतियां हैं, ये तुम्हारी पहली गलती है और इसीलिए अब से तुम काम पर नहीं आओगे। ये लड़का कहता भी है कि ये तो मेरी पहली गलती है, लेकिन गो यानजी इस मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त होता है और वो इसे फौरन ही काम से निकाल देता है। इसका मैनेजर आता है तो ये उसको कहता है कि मेरे लिए एक न्यू असिस्टेंट हायर करो। इसका मैनेजर कह रहा होता है कि इस महीने में ये तीसरा असिस्टेंट है जो आपने निकाल दिया है। अगर आप इनके साथ इतना सख्त रवैया ना रखे तो मुझे लगता है कि हमें इतने असिस्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गो यानजी कहता है कि इस दफा असिस्टेंट हायर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं खुद सेट करूंगा। इसका मैनेजर बाहर आकर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब तो कोई भी न्यू असिस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी इतना मुश्किल टेस्ट पास ही नहीं कर पाएगा। अब इसका दोस्त यांग इसके पास आता और इसे कहता है कि आज रात एक कॉन्फ्रेंस है। गो यानजी कहता है कि इस तरह के इवेंट्स में सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च पर साइंटिस्ट को अवार्ड दिए जाते हैं, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यांग कहता है कि तुम्हें इन अवार्ड्स की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे है। तुम मेरे पार्टनर हो इसलिए तुम्हें आज रात आना ही पड़ेगा। और फिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर टेक्नोलॉजी अवार्ड गो यानजी को मिलता है। जब यांग गो यानजी को स्टेज पर बुलाता है तो सारे इधर उधर देख रहे होते हैं, लेकिन गो यानजी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यांग को यानजी की जगह पर अवार्ड लेना पड़ता है और जब ये बाहर आता है तो यानजी एक कछुए के साथ बैठा होता है, जैसे ये कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। यांग अगर इसे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। यानजी हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इस मसले को हैंडल कर लोगे, इसीलिए मैं इतनी लेट आया हूँ यहाँ पर। यांग कहता है कि बहुत रात हो गई इसलिए मैंने यहीं पर तुम्हारे लिए एक रूम बुक कर दिया है। असिस्टेंट ओ भी यानमू को उसी होटल में लेकर आ जाता है। यहाँ पर यानजी रुका होता है और ये यानमू को यानजी का रूम नंबर भी बता देता है। फिर यानमू यानजी के रूम में जाती है और अपने ब्रेसलेट की मदद से दरवाजे का लॉक खोल लेती है। यानमू फिर रूम में आती है तो यानजी सो रहा होता है। ये कैंची की मदद से यानजी की शर्ट काटती है और अपने ब्रेसलेट की मदद से जब ये इसका ब्लड लेने ही वाली होती है तो यानजी की आंख खुल जाती है
और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चीख मार देते हैं। और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो येनमू कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रही थी। येनजी कहता है कि अगर तुम वाकई में मेरी बहुत बड़ी फैन हो तो फिर बताओ कि लास्ट वीक इंटरव्यू में जो मैंने सूट पहना था क्या वो अच्छा लग रहा था? तो येनमू कहती है कि हाँ, वो सूट तो बिल्कुल तुम पर परफेक्ट दिखाई दे रहा था। येनजी कहता है कि लास्ट वीक तो मेरा कोई इंटरव्यू ही नहीं था, इसलिए तुम मेरी फैन नहीं हो। येनमू कहती है कि शायद मुझसे गलती हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है इसलिए मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन येनजी इसको रोकता है। येनजी कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी किया है तुम्हें मुझे वो एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि एक बहुत ही अजीब बिहेवियर है। येनजी ये कहकर भागने लगती है कि मैं शायद गलत कमरे में आ गई हूँ। अब येनमू उसको दरवाजे से बाहर धक्का दे रही होती है और ऐसा करने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और फिर येनजी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकल आती है। और अब कंपनी के अंदर येनजी और येनमू की फोटो वायरल हो गई होती है और सभी लोग येनजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब येनमू जब अपने ऑफिस में आकर बैठता है तो यांग भी इसके पास आ जाता है और ये उसी दिन के बारे में इससे पूछ रहा होता है। तो येनजी कहता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, बल्कि आज जब मैं ऑफिस आया तो सब लोग पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे थे, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। यांग कहता है कि मैंने सुना है कि कल रात तुम्हारे कमरे में कोई लड़की आ गई थी। तुम्हारा बेस्ट पार्टनर होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है। येनजी कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो पागल लड़की कौन है, और वैसे भी जो कुछ तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो मेरे कमरे में दाखिल कैसे हुई। लेकिन यांग इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है और बस हंसे जा रहा होता है। यांग जाने लगता है तो येनजी से कहता है कि आइंदा वो लड़की मेरे तक ना पहुंच पाए। यांग कहता है कि ठीक है, मैं ये मसला हैंडल कर लेता हूँ। अब येनजी जो कुछ भी कर रहा होता है उसे येनमू देख रही होती है और अपनी डायरी में नोट कर रही होती है, यानी कि ये इसकी डेली रूटीन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है। घर पर आकर ये कहने लगती है कि उसका ब्लड तो दूर की बात है, मैं तो उसके करीब भी नहीं जा पा रही हूँ। इसका असिस्टेंट बताता है कि येनजी अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहा है। येनमू कहती है कि अब तुम ये चाहते हो कि मैं उसकी असिस्टेंट भी बन जाऊं? मैं इस बेइज्जती से तो मरना पसंद करूंगी। असिस्टेंट कहता है कि अगर आप येनजी के पास ना जा पाए तो आप उसका ब्लड भी नहीं ले पाएंगी और वैसे भी आप मर जाएंगी। येनमू कहती है कि हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो फिर तुम मेरे लिए एक CV बनाओ ताकि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं। आज येनजी के ऑफिस में इसका मैनेजर 2 असिस्टेंट की CV रखकर चला जाता है जिन्होंने रिटन टेस्ट पास कर लिया होता है, और जब येनजी CV देखता है तो उनमें से एक येनमू होती है। और फिर थोड़ी देर बाद येनमू यहाँ पर खुद भी इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है। येनमू कहती है कि आज से मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और मैं तुम्हारे सुपरविजन में काम करूंगी। येनजी कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बनाया है अभी तक। तो येनमू कहती है कि मैंने तुम्हारा बनाया हुआ टेस्ट पास कर लिया है और उसके मुताबिक अब मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन चुकी हूँ। येनजी कहता है कि एक दूसरा कैंडिडेट भी है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी चूज नहीं करूंगा, तो तुम बाहर जा सकती हो। येनजी ये कहकर बाहर जाने लगता है, लेकिन येनमू इसको बाहर जाने से रोक रही होती है। येनमू कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं चुना तो तुम बाद में पछताओगे। येनजी कहते हैं कि ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं तो तुमसे मिलकर ही पछता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। येनजी इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे मकसद के बारे में नहीं पता कि आखिर मैं तुम मेरे करीब क्यों आना चाह रही हो। येनमू दिल में सोचती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे सिर्फ तुम्हारे ब्लड की जरूरत है ताकि मैं अपनी जिंदगी को बढ़ा सकूं। येनमू कहती है कि मेरा सीधा सा तो मकसद है, मैं तुम्हारे साथ रहकर इस प्रोफेशन के बारे में और कुछ सीखना चाहती हूँ। येनजी कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती है। येनजी इसको बाहर निकाल रहा होता है तो इसकी एक वर्कर आकर इसे बताती है कि तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ये वाहिद असिस्टेंट है जिसने तुम्हारा टेस्ट पास किया है, और इसके साथ ही येनमू इसको एज असिस्टेंट हायर कर लेता है। लेकिन येनजी ने इसके असिस्टेंट ओ को हायर किया होता है क्योंकि इन दोनों ने ही सिर्फ ये टेस्ट पास किया होता है। अब इसका असिस्टेंट कहता है कि मैं ये ऑफर रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं तो आपकी कंपनी में क्लीनर बनना चाहता हूँ। येनमू कहती है कि अब तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं, इसलिए तुम्हें मुझे ही चुनना होगा। लेकिन येनजी सिक्योरिटी को कहकर इन दोनों को कंपनी से बाहर निकलवा देता है, और बाहर आकर येनमू बहुत गुस्सा कर रही होती है कि किस अजीब पागल इंसान से मेरा पाला पड़ गया है। इसका असिस्टेंट कहता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से येनजी तुम्हारे साथ ये सलूक कर रहा है, अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। येनमू कहती है कि तुम उसकी कंपनी में क्लीनर की जॉब ही करोगे ताकि हमें ये पता लगता रहे कि येनजी सारा दिन क्या करता रहता है, और जब हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो मेरे लिए उसकी असिस्टेंट बनना भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगले दिन इसका असिस्टेंट क्लीनर के तौर पर येनजी की कंपनी में तो आ जाता है, लेकिन इसका सारा
ध्यान येनजी पर ही होता है। ये जल्दी से येनमू को मैसेज करता है कि येनजी लंच पर जा रहा है। अब येनमू बियर का कॉस्ट्यूम पहनकर उसी रेस्टोरेंट में खड़ी होती है जहाँ पर येनजी लंच करने के लिए आया होता है। यहाँ पर एक लड़का होता है जो साथ वाले टेबल पर बैठी हुई लड़की की पिक्चर्स खींच रहा होता है। येनजी ये देख लेता है और इस आदमी के पास आकर कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये आदमी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो येनजी इस लड़की को बता देता है कि इसने छुप कर तुम्हारी पिक्चर्स ली हैं। अब ये लड़की शोर मचा देती है तो ये लड़का भागने लगता है। येनजी भी इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भागता है। ये देखकर येनमू भी इन दोनों के पीछे भाग रही होती है, लेकिन इस लड़के को पकड़ने में येनमू कामयाब हो जाती है और इसको मार के नीचे गिरा देती है। येनमू जल्दी से इसकी पॉकेट से फोन निकालती है। इतने में पुलिस भी इस लड़के को पकड़ने के लिए आ जाती है तो येनमू ये फोन पुलिस ऑफिसर्स को दे देती है। येनजी भी इसको कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। तो येनमू कहती है कि वाकई में हम दोनों तो साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं। येनजी कल वाले वाकये के बाद ये सोच रहा होता है कि येनमू में असिस्टेंट बनने की एबिलिटीज तो हैं, इसीलिए मुझे उसे एक मौका दे देना चाहिए। फिर अब येनमू को कंपनी से कॉल आ जाती है कि उसे असिस्टेंट के तौर पर हायर कर लिया गया है, जिस पर ये और इसका असिस्टेंट बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। अगले दिन येनमू ऑफिस पहुंच जाती है और ये अपनी डेस्क पर बैठकर येनजी के ऑफिस में ही बार बार झांक रही होती है। येनजी ये देख लेता है कि ये इसे बार बार देख रही है तो ये अपने ऑफिस के पर्दे नीचे कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद येनजी इसको अपने ऑफिस में बुलाता है और इसको काम देता है। ये जाने लगती है तो येनजी इसको कहता है कि तुम अब से मेरे ऑफिस की सफाई भी किया करोगी। येनमू कहती है कि ये तो मेरे असिस्टेंट ओ का काम है ना। तो येनजी कहता है कि नहीं, आज से ये तुम किया करोगी। ये कहकर येनजी खुद बाहर चला जाता है। इसका असिस्टेंट ओ इसको फिर इन्फॉर्मेशन ला कर देता है कि इसने ये डाटा कलेक्ट कैसे करना है और इसके बाद येनमू यहाँ की साफ सफाई भी करती है। येनमू अपने आप से कहती है कि जिस चीज पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं वो तो मैंने अपने स्कूल में ही पढ़ा था, इसीलिए ये बहुत थोड़े वक्त में ज्यादा सारा काम कर रही होती है और ये देखकर बाकी सारे एम्प्लॉयज भी बहुत हैरान हो रहे होते हैं। अब जब येनमू येनजी का दिया हुआ काम इसे जाकर चेक करवाती है तो येनजी ये देखकर बहुत हैरान होता है कि इसने काम भी बहुत जल्दी कर लिया है और किया भी उसी तरीके से जैसा मैं चाहता था। अब ये जो येनजी के लिए कॉफी लाई होती है वो भी बिल्कुल इसकी पसंद के मुताबिक होती है। येनजी ये सोच रहा होता है कि ये मुझे इतना अच्छे से कैसे जानती है। ये सब कुछ तो ओ की मदद से हुआ होता है क्योंकि उसने येनमू को येनजी की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे दी होती है और अब ये उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती है। इसके बाद जब येनमू येनजी के लिए कॉफी लेकर आती है तो ये अपने ऑफिस में सो रहा होता है। ये कहती है कि ये बहुत अच्छा टाइम है। ये ऑफिस के पर्दे नीचे करती है और अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का ब्लड लेने ही लगती है कि फिर से इसकी आंख खुल जाती है। येनमू यहाँ से जाने लगती है लेकिन येनजी इसे पकड़ लेता है और इसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। इतने में यहाँ पर यांग आ जाता है जो इन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ही हैरान हो रहा होता है। अब ये दोनों ही यांग को कहने लगते हैं कि जैसा तुम समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। येनमू कहती है कि मैं तो यहाँ पर बॉस को कॉफी देने के लिए आई थी। येनमू कहती है कि मुझे तो बहुत सारा काम है। ये कहकर ये जल्दी से ऑफिस से बाहर आ जाती है। यांग इससे पूछता है कि क्या ये वही लड़की नहीं है जो तुम्हें होटल में मिली थी। येनजी कहने लगता है कि इसकी हरकतें थोड़ी अजीब हैं लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। इसने मेरा बनाया हुआ टेस्ट भी पास कर लिया था, इसलिए मैंने इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया है। इतने में यांग को एक कॉल आती है जो कि हानजोंग नामी किसी लड़के की होती है। यांग कहता है कि ये वापस आ गया है और फिर हानजोंग को दिखाया जाता है जो कि कंपनी आ जाता है। ये येनमू को देखकर रुकता है और उसे कहता है कि तुम इस कंपनी में नहीं आई हो इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक वेलकम गिफ्ट है और वो होता है एक ड्रम स्टिक। लेकिन येनमू सिक्योरिटी को बुला लेती और कहती है कि ये लड़का आकर अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकता है यहाँ पर। सिक्योरिटी गार्ड येनमू को आकर बताता है कि ये हानजोंग है जो कि कंपनी के लिए काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड हानजोंग से भी सॉरी कर रहा होता है कि ये येनजी की नई असिस्टेंट है इसलिए इसको आपके बारे में नहीं पता। लेकिन हानजोंग कूल किस्म का होता है इसलिए ये येनमू की बातों का बुरा नहीं मनाता है। इतने में इसका असिस्टेंट आ जाता है और वो इसे बताता है कि हानजोंग येनजी का पुराना दोस्त है, वो भी इसी कंपनी के लिए काम करता है और ये फ्राइड चिकन उसकी हॉबी है। येनमू कहती है कि मुझे इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानना है क्योंकि ये बहुत ही चीप है। जब हानजोंग यांग और येनजी से मिलने के लिए जाता है तो ये येनजी से कहता है कि मैंने अभी कुछ रूमर सुने हैं तुम्हारे बारे में कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को एज असिस्टेंट हायर कर लिया है। यांग कहता है कि येनजी के मुताबिक तो इसने येनमू को सिर्फ काम की बेस पर ही यहाँ रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है। येनजी हानजोंग से कहने लगता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो ना, अगर उसको तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। ये सुनकर हानजोंग यहाँ से चला जाता है। अब हानजोंग बहुत ही स्टाइल में यहाँ पर खड़ा होता है। इसे लग रहा होता है कि येनमू से देखकर जरूर रुकेगी, लेकिन येनमू तो इसको नजरअंदाज करके आगे चली जाती है। तो हानजोंग इसे आकर रोकता है और इसे कहने लगता है कि पहले मुझे अपना तारुफ करवाने का टाइम नहीं मिला था। येनमू कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले से ही जान गई हूँ। हानजोंग कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर आने का सीक्रेट मालूम हो गया है। येनमू कहती है कि वो क्या है। हानजोंग कहता है कि तुम यहाँ पर इसलिए काम कर रही हो ताकि येनजी ये कबूल कर ले कि तुम ही उसकी गर्लफ्रेंड हो।
इसीलिए अगर तुम उसे कोई भी बात मनवाना चाहती हो तो तुम्हें उसे ड्रिंक करने के लिए लेकर जाना होगा। यनमो को ये आइडिया सुनकर अच्छा लगता है। आज रात को यनमो अपने कोवर्कर्स के साथ ड्रिंक करने के लिए आई होती है। सभी लोग यनमो को कह रहे होते हैं कि तुमने तो प्रोफेसर येनजी के काम को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। यनमो कहती है कि मैं तो जिंदगी में भी उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ये सब कहते हैं कि वो कैसे। यनमो कहती है कि मैं अभी येनजी को कॉल करूंगी और देखना 15 मिनट के अंदर अंदर वो यहाँ पर होगा। इसके कोवर्कर्स कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि येनजी को गैदरिंग्स अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन यनमो इसे कॉल करती है और इसे हुक्म देने के अंदाज में कहती है कि अगर तुम यहाँ पर 15 मिनट में नहीं आए तो मैं सबको बता दूंगी कि उस पिक्चर में जो लड़की थी वो मैं ही थी। फिर इसका इंतजार करते हुए ये सभी लोग यहाँ पर डांस करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर येनजी आ भी जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो गए होते हैं। येनजी यनमो से पूछता है कि मैं 15 मिनट लेट आया हूँ, क्या तुमने किसी को उस दिन के बारे में कुछ बताया तो नहीं? यनमो कहती है कि मुझे ये सब बताने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अगर तुमने अब मेरी बात ना मानी तो मैं सबको ये बता दूंगी। ये येनजी को ड्रिंक करने का कह रही होती है। पहले तो येनजी मना कर देता है, लेकिन जब ये इसको फिर से यही धमकी देती है तो येनजी जल्दी से ड्रिंक करने लगता है। अगली ड्रिंक पे येनजी कहता है कि आज सभी खुश हैं तो फिर मेरे साथ यनमो भी ड्रिंक करेगी। फिर ये लोग सारी रात बैठ के ड्रिंक करते रहते हैं। येनजी ने तो इतनी ड्रिंक कर ली होती है कि यहीं पर सो जाता है। फिर यनमो बड़ी मुश्किल से येनजी को घर पर लेकर आती है। फिर जब ये इसको सीढ़ियों से लेकर जा रही होती है तो इससे येनजी को संभाला नहीं जाता और येनजी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और फिर पता नहीं कितनी मुश्किलों के बाद यनमो येनजी को इसके रूम में लाने में कामयाब हो जाती है। गिरने की वजह से इसकी नाक से खून बह रहा होता है। इसके नाक से ब्लड साफ करने के बाद ये येनजी की टी शर्ट खोलती है और अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का ब्लड लेने लगती है। यनमो तो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगले दिन जब येनजी उठता है तो इसके फेस पर अजीबोगरीब सा मेकअप हुआ होता है और जब ये अपनी हालत देखता है उठकर शीशे में तो उसको समझ नहीं आ रही होती तो मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन अपनी हालत देखने के बाद उसको पता लग जाता है कि ये सब कुछ इसके साथ यनमो ने किया है। अब यनमो का असिस्टेंट इस ब्लड को चेक कर रहा होता है, लेकिन जिस काम के लिए इसको ये ब्लड चाहिए होता है उससे रिजल्ट मैच नहीं होते। यनमो से पूछती है कि आखिर मसला क्या है। इसका असिस्टेंट बताता है कि इस ब्लड के अंदर इमोशन यानी जज्बात को निकालने वाले हार्मोन्स मौजूद नहीं है। यनमो से पूछती है कि ये इमोशनल रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है। इसका असिस्टेंट बताता है कि पुराने लोगों के मुताबिक ये किसी इंसान की बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब वो किसी से प्यार करते हैं। यनमो तो अब इस बात पर परेशान हो रही होती है कि इसका मिशन नाकाम हो गया है। असिस्टेंट कहने लगता है कि मैं तो एक रोबोट हूँ, इसलिए मुझे फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो इसको आइडिया देता है कि तुम किसी लड़की के साथ येनजी का रिलेशनशिप बनाने में उसकी मदद करो और तभी हम उसका ब्लड ले सकेंगे और वो हमारे काम भी आ सकेगा। अब यनमो अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का माजी देख रही होती है, जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे येनजी पसंद करता होता है। इस लड़की का नाम सोंगरेन होता है और ये एक म्यूजिशियन है और इनकी पहली मुलाकात भी एक म्यूजिकल शो पर हुई थी। सोंगरेन खड़ी होती है तो ये स्टेज इसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन येनजी से बचा लेता है। यनमो कहती है कि मैं हर हालत में इन दोनों को एक साथ करके ही रहूंगी। अब एक आदमी ने यंग को यनमो की सारी मालूमात लाकर दी होती है, लेकिन अपनी सीवी में इसने जो भी मालूमात दी होती है उसके साथ कुछ भी मैच नहीं हुआ होता और अब यंग को यनमो पर शक हो गया होता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। येनजी और यनमो ऑफिस में ही होते हैं तो यहाँ पर यंग आकर यनमो को वो वीडियो दिखाता है जिसमें इसने अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी की होटल का रूम खोला होता है। यंग इससे पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे खोला है। यनमो के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। ये कुछ कहने ही वाली होती कि यंग कहता है कि ना तुम्हारे किसी स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट, ना पुराने ऑफिस में किसी को तुम्हारे बारे में पता है और इसके साथ ही ना ही तुम्हारे किसी पड़ोसी को तुम्हारे बारे में मालूम है। यंग इससे पूछता है कि आखिर तुम येनजी का पीछा क्यों कर रही हो। यनमो कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती हूँ। ये अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर खाती है तो उसके साथ ही ये तीनों इस जगह से गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि इसने अपनी आइडेंटिटी इन दोनों को बता दी होती है, जिसकी वजह से यनमो वक्त में और पीछे आ गई होती है। ये सब कुछ होने से पहले यंग यहाँ पर 2 कॉन्सर्ट के टिकट्स भी लाया होता है। यनमो कहती है कि जब फ्यूचर में ये सब कुछ होगा तो मैं बहुत चालाकी से यंग के सारे सवालों का जवाब दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं येनजी के साथ उस कॉन्सर्ट पर जाऊं ताकि मैं वहाँ पर सोंगरेन और येनजी को मिलवा सकूं, ताकि मैं अपना काम करके जल्दी से यहाँ से वापस जा सकूं। ये दीवार के साथ लगकर ये सब कुछ कह रही होती है। इतने में येनजी के पास आकर कहने लगता है कि वाकई में यहाँ से तो बहुत अच्छा व्यू आता है। येनजी से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, तो यनमो ये बहाना कर देती है कि मैं इस पौधे को बढ़ता हुआ देख रही थी। येनजी से कहता है कि तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों करती हो, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है। यनमो येनजी से कहती है कि उधर देखो क्या है, ये कहकर खुद यहाँ से भाग जाती है और फिर अब यंग येनजी को कॉन्सर्ट के टिकट्स देने के लिए आ जाता है। सोंगरेन के असिस्टेंट इसको बताती है कि मौसम की वजह से कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया
क्या है, इसीलिए सोंगरेन यहाँ से चली जाती है। जिस जगह पर ये स्टेज गिरना होता है उसी जगह पर येनमू आ जाती है। ये तो यहाँ पर खड़ी होकर सोंगरेन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक गार्ड आकर इसको बताता है कि कॉन्सर्ट तो कैंसिल हो गया है। येनजी भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इतने में यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। येनजी छतरी लेकर इसके पास आता है और इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन येनमू इससे सोंगरेन के बारे में पूछ रही होती कि क्या तुमने उसको देखा है। येनजी को इसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती और फिर ये रोते हुए कहने लगती है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार गई हैं। इतने में ये स्टेज इस पर गिरने लगता है, लेकिन येनजी इसको बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और येनमू को सर्दी लग गई होती है, जिसकी वजह से इसको तेज बुखार भी हो गया होता है, लेकिन इस बात की परेशानी हो रही होती है कि इसने येनजी का माजी चेंज कर दिया है। अब ये मालूमात लू फियान को फ्यूचर में पता चल गई होती है कि येनमू के टाइम में पीछे जाने की वजह से सोंगरेन और येनजी का जो आमना सामना होना था अब वो 6 महीने बाद होगा और येनमू की मदद करने के लिए लू फियान भी अब टाइम में पीछे जा रहा है येनमू के पास। जब येनमू लू फियान को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लू फियान इसको बताता है कि असल में क्या हुआ है। वो कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि माजी में इतनी सारी चेंजेस कैसे आ गई हैं और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी कम होती जा रही है। येनमू कहती है कि माजी में जो कुछ होने वाला था हमें उसको ठीक करना होगा। लू फियान कहता है कि सोंगरेन वाला मसला मुझ पर छोड़ दो और अब लू फियान सोंगरेन के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है। आज लू फियान भी उसी टी शॉप पर आ जाता है जहाँ पर सोंगरेन आई होती है। जब ये टी बनाने लगता है तो यहाँ पर बैठी लड़कियाँ इसे देखकर बहुत ही मुतासिर हो रही होती हैं और यहाँ पर लू फियान वही हरकतें कर रहा होता है जो कि तवज्जो हासिल करने के लिए सोंगरेन किया करती है, इसीलिए ये भी लू फियान को बड़ी गौर से देख रही होती है। फिर जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो सारी लड़कियाँ लू फियान से उसका वीचैट लेने के लिए आ जाती हैं, लेकिन ये देखकर लू फियान सोंगरेन को बुलाता है तो ये इसे कहती है कि क्या तुम्हें भी मेरा वीचैट चाहिए, क्योंकि तुम ये सब ट्रिक्स मेरा पीछा करने के लिए यूज कर रहे हो। लू फियान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम्हारा प्यार ढूंढने के लिए। ये बात सुनकर सोंगरेन हैरान होती है। आज मीटिंग में जिस मेडिसिन पर येनजी रिसर्च कर रहा होता है उसके बारे में सभी मेंबर्स को बता रहा होता है, तो जो इन्वेस्टर होता है वो कहता है कि इस दवाई का फेज 3 कब स्टार्ट होगा। अगर तुम फेज 2 बनाने में इतनी देर करोगे तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। येनजी इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे लिए लोगों की सेहत ज्यादा अहम है, लेकिन ये इन्वेस्टर चुप ही नहीं कर रहा होता। तो येनमू कहने लगती है कि येनजी अगर फेज 3 बनाने में इतना टाइम लगा रहे हैं तो इसमें आपकी ही बेहतरी है, क्योंकि अगर फेज 2 नाकाम हो गया तो आपके सारे पैसे भी डूब जाएंगे और आपको गलत मेडिसिन मार्केट में लाने पर फाइन के तौर पर पैसे भी अदा करने होंगे। ये इन्वेस्टर येनमू को इस रूम से निकाल रहा होता है तो येनमू अपना बैग उठाती है येनजी के पास जाती है और येनजी से जाकर कहती है कि तुम इसके फायदे की बात कर रहे हो लेकिन इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपना कीमती वक्त इस शख्स पर जाया नहीं करना चाहिए। येनजी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों जब लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं यांग अब येनमू से इसकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सवाल पूछने लगता है और अब येनमू ने सारी तैयारी की होती है तो ये यांग के सारे सवालों के बिल्कुल ठीक जवाब देती है जो कि इसकी मालूमात से मैच कर रहे होते हैं। लेकिन यांग कहता है कि तुम हर फील्ड में ही इतनी एक्सीलेंट हो तो फिर तुम्हारे किसी पड़ोसी को तुम्हारे बारे में क्यों याद नहीं है। येनमू कहती है कि मैं बाहर पली बड़ी हूँ, इसीलिए जब मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे यहाँ वापस आई थी तो ये नॉर्मल सी बात है कि उन्हें मेरे बारे में याद नहीं था। येनजी कहता है कि तुम इससे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो, तो यांग कहता है क्योंकि मुझे एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिली थी और फिर यांग इन दोनों को वीडियो दिखाता है जिसमें येनमू येनजी के होटल का रूम खोल रही होती है। येनमू कहती है कि मैं येनजी की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, इसीलिए मैंने एक होटल के वर्कर को कुछ पैसे देकर येनजी के रूम की चाबी ले ली थी और फिर ये येनजी का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि जब किसी इंसान को प्यार होता है तो वो इसी तरह की अजीब हरकतें करता है। येनजी भी यांग को आंखों से इशारा कर रहा होता है कि तुम इसकी बातों पर यकीन नहीं करो और इसे जाने दो। इतने में लिफ्ट आ जाती है और ये दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। यांग वापस आकर सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे येनमू मेरा दिमाग पढ़ रही है और इसे अभी भी येनमू पर शक हो रहा होता है। लू फियान येनमू को बताता है कि मैंने सोंगरेन पर सारी रिसर्च कर ली है और जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है येनजी जैसे ही उसे मिलेगा तो वो उसे पसंद करने लगेगा। येनमू कहती है कि जो भी करना है जल्दी करो, इन दोनों की जल्दी से कोई मीटिंग अरेंज करवाओ। आज सोंगरेन एक लड़के से मिलने के लिए आई होती है। लू फियान भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि येनजी से इसकी मुलाकात कराने से पहले मुझे इसके दूसरे लड़कों के साथ सारे ताल्लुकात खत्म करने होंगे। फिर जब ये इस लड़के के साथ लंच कर रही होती है और ये अपना मेकअप ठीक करने के लिए साइड में जाती तो एक लड़का इसे मिल जाता है जो उससे कह रहा होता है कि आपने जो मुझे इनविटेशन दिया था मुझे उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था, चलिए हम अब चलकर लंच करते हैं। सोंगरेन
सोंगन तो इसको देखकर हैरानी हो गई होती है। अब ये अपना चेहरा छुपाते हुए इस लड़के के साथ बैठ तो जाती है और इतने में एक और आदमी आता है जो कि सोंगन से मिलने के लिए आया होता है। इस लड़की को भी सोंगन जानती होती है और इससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये लड़का भी यही कहता है कि इसने ही इसको यहाँ पर बुलाया है, लेकिन ये काम तो सारा लुफियान का होता है। सोंगन बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी होती है। अब ये बारी बारी इन तीनों लड़कों से मिलने के लिए जा रही होती है। अब जब ये ऐसा करके बहुत थक गई होती है तो इन तीनों का बिल पे हो गया होता है और अब ये तीनों लड़के इसी बात पे बहस कर रहे होते हैं कि इनका बिल किसने पे किया है। जैसे ही यहाँ पर आती है तो एक लड़का पूछता है कि क्या तुमने मेरा बिल पे किया है, तो फिर बाकी तो पूछने लगते हैं कि तुम्हारा इसके साथ रिलेशनशिप क्या है, और ये तीनों एक साथ कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और इस तरह से सोंगन पकड़ी जाती है। साइड में खड़ा लुफियान ये देखकर हंस रहा होता है। अगले दिन सोंगन लुफियान से मिलने के लिए जाती है। ये इससे पूछता है कि तुम इतने सारे लड़कों से क्यों मिलती हो, तो सोंगन कहती है कि मैं अपने सच्चे प्यार की तलाश में हूँ, लेकिन अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए मुझे मुख्तलिफ लड़कों से कांटेक्ट तो करना ही होगा ना। ये लुफियान को बताती है कि मैं कई साल पहले एक लड़के को पसंद करती थी। लुफियान कहता है कि क्या तुमने उस लड़के को अब देखा है। सोंगन कहती है कि नहीं, मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है। यनमो अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर लुफियान का वेट कर रही होती है कि यहाँ पर इसको अपनी कोवर्कर मिलती है, जिसको बताती है कि यंजी बीमार है और वो छुट्टी लेकर घर पर गया हुआ है। यनमो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अब वो फिर से सोंगन से नहीं मिल सकेगा, इसलिए मुझे उसको चेक करने के लिए जाना होगा। यंजी वाकई में बहुत बीमार होता है। ये यनमो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये ऐसा कह ही रहा होता है कि ये यनमो के ऊपर गिर जाता है। यनमो उसको बेड तक लेकर जाती है। यनमो जब ये देखती है कि इसकी तबीयत तो वाकई में बहुत खराब है तो ये इसका ख्याल रखने लगती है। इतने में यंजी इसको पकड़ लेता है। यनमो से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यंजी से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं जाना, और फिर यनमो यहीं पर सो जाती है। अब अगली सुबह यंजी के घर पर एक लड़की आती है। ये जब यंजी के बेडरूम में जाती है तो इन दोनों को सोया हुआ देखती है, तो ये यंजी का ब्लैंकेट साइड पर करती है और तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। ये दोनों जैसे ही जागते हैं तो एक दूसरे को देखकर चीख मारने लगते हैं। यंजी इस लड़की को रोक रहा होता है कि हमारी तस्वीरें नहीं लो, और दूसरी तरफ यनमो भी कैमरा से छुप रही होती है। ये लड़की यंजी से कहती है कि तुम दोनों जल्दी से बाहर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। यनमो कहती है कि ये लड़की कौन है। यंजी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यनमो कहती है कि तुम्ही ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन यंजी बहुत परेशान हो रहा होता है, कहता है कि मैं इसको ये सब कुछ अब एक्सप्लेन कैसे करूंगा। ये लड़की अब यंजी से पूछती है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। यंजी कहता है कि ये मेरी सिर्फ असिस्टेंट है। ये लड़की कहती है अच्छा, ऑफिस रोमांस की बात कर रहे हो तुम दोनों। यंजी कहता है कि जैसा तुम समझ रही वैसा कुछ भी नहीं है। ये यनमो से कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, इसने जो कुछ भी किया है ये उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। यनमो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये कुछ कहने ही लगी होती है तो यंजी कहता है कि तुम तो मत ही बोलो, तुम तो काम को और बिगाड़ रही हो। ये लड़की यंजी को नीचे गिराती है और कहती है कि तुम यनमो से माफी मांगो। यंजी कहता है कि मैं इससे क्यों माफी मांगू, तो ये लड़की इसका कान मरोड़ती है, तो यंजी को कहना ही पड़ता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन यनमो के लिए ये सब देखना बहुत ही शॉकिंग होता है। ये यनमो से कहती है कि अगर आइंदा ये तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना। ये कहकर ये जाने लगती है तो यनमो से पूछती है कि आखिर में तुम हो कौन, तो ये लड़की कहती है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। यंजी चिल्लाते हुए कहता है कि बड़ी नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, और इसका नाम सीयू होता है। लेकिन ये सब देखकर तो यनमो को बहुत मजा आ रहा होता है। अब लुफियान को यंजी और सोंगन को मिलाने के लिए एक जगह मिल गई होती है, तो ये सोंगन से मिलने के लिए जाता है। सोंगन इसको अपनी स्टोरी बताती है और कहने लगती है कि बचपन में मैं पियानो सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर बजाया करती थी। मैं तो बहुत ही बुरा पियानो बजाती थी, इसलिए मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी भी इस ब्लैक एंड व्हाइट कीबोर्ड की तरह हो गई है। लेकिन फिर मुझे वो लड़का मिला जो कि बहुत ही अच्छा पियानो बजाता था। फिर उसके जाने के बाद मैंने उसकी नोटबुक से उसका नाम पढ़ा और उसका नाम था गुयंजी, और फिर मैं हर रोज स्कूल में उसके साथ पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए इंतजार किया करती थी। हम अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसकी मॉम की डेथ हो गई, और उस दिन मुझे पता चला कि उसकी मॉम ही मेरी पियानो टीचर थी। मैंने सोचा कि वो अपनी मॉम के जाने की वजह से बहुत दुखी है, इसलिए मैंने उसकी मॉम की पिक्चर्स उसे दे दी। लेकिन वो देखने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझसे कहा कि अब वो दोबारा मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा, और उस दिन के बाद से मैंने फिर उसको कभी नहीं देखा है। लेकिन मैं आज भी उसे बहुत मिस करती हूँ, और आज मैं पियानिस्ट भी इसलिए बनी हूँ ताकि मैं फिर से यंजी से मिल सकूं। लुफिया ने से कहा था कि मैं किस्मत का हाल बताने वाले कार्ड्स पढ़ सकता हूँ, तो अब सोंगरेन के लिए ये किस्मत का हाल बताने वाले कार्ड्स पढ़ रहा होता है, और ये सोंगरेन को ये बताता है कि तुम बहुत जल्द यंजी से मिलने वाली हो, उसी जगह पर जहाँ तुम्हारी उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। सोंगरेन कहती कि वो तो आर्ट स्कूल है। लुफियान कहता है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब यंजी को आर्ट स्कूल की तरफ से एक इनविटेशन मिलता है। यंजी आर्ट स्कूल जाने के लिए मान जाता
जाता है और दूसरी तरफ लूफियान सोंगरेन को भी आर्ट स्कूल जाने के लिए मैसेज कर देता है। अब ये तीनों बैठकर इस बात की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि फाइनली इनका टास्क पूरा होने वाला है। सोंगरेन और येंजी आर्ट स्कूल में आ गए होते हैं। सोंगरेन येंजी को देखकर बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है और ये इसको हेलो बोलती है। येंजी इसको पहचान नहीं पा रहा होता तो इससे इसका नाम पूछता है। ये बताती है कि मेरा नाम सोंगरेन है, तुम्हारी मॉम मेरी पियानो टीचर थी। यहाँ पर येनमो और उसका असिस्टेंट भी होते हैं जो इनको छुपकर देख रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर एक म्यूजिक लगा देते हैं, लेकिन ये म्यूजिक सुनने के बाद येंजी को इसकी मॉम याद आती है। ये सब याद आने की वजह से इसकी तबीयत खराब होती है और ये सोंगरेन से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर येंजी यहाँ से चला जाता है। लूफियान इन दोनों से पूछने के लिए आता है कि क्या ये प्लान काम किया। येनमो कहती है कि येंजी के दिल में सोंगरेन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लूफियान कहता है कि सोंगरेन ने मुझे एक पिक्चर के बारे में बताया था और उसी पिक्चर को देखने के बाद इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। हो सकता है ये पिक्चर हमारे बहुत काम की हो। येनमो कहती है कि ये पिक्चर येंजी के ऑफिस में तो नहीं है, हो सकता है कि उसके घर पर हो। येनमो कहती है कि अब मुझे येंजी के घर पर जाने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। घर पर आने के बाद पहले तो इसको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये किसकी मदद से येंजी के घर में दाखिल हो, और फिर इसके माइंड में आइडिया आता है कि ये येंजी के घर में जाने के लिए उसकी बहन की मदद लेगी। येंजी की बहन सीयू की अपनी एआई कंपनी है, लेकिन इसको अपने प्रोग्रामर्स के बनाए हुए रोबोट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते हैं और अब ये सोच रही होती है कि ये किस तरह से इन्हें बेहतर करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकती है। इतने में यहाँ पर हानजोंग आ जाता है। हानजोंग कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है और वो ये है कि तुम्हारा भाई किसी लड़की को पसंद करता है। सीयू कहती है कि मुझे इस बारे में पहले से ही मालूम है और फिर ये येनमो और उसके असिस्टेंट की पिक्चर सीयू को दिखाता और कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सीयू कहती है कि नहीं। हानजोंग कहता है कि ये दोनों साथ रहते हैं और ये बात सुनकर तो सीयू बहुत हैरान हो जाती है। आज सूरज खूब चमक रहा होता है तो असिस्टेंट ओ धूप के नीचे खड़े होकर अपने आप को चार्ज कर रहा होता है। अब बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ सीयू येनमो के घर पर आती है और जब ये असिस्टेंट ओ को यूं छत पर खड़ा हुआ देखती है तो इन्हें बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। हानजोंग इसको नीचे आने के लिए कहता है। सीयू बहुत गौर से असिस्टेंट ओ को देख रही होती है और भी पूछती है कि तुम येनमो के घर पर क्या कर रहे हो। तो ओ कहता है कि ये मेरा घर भी है। सीयू कहती है कि तुम दोनों कब से साथ हो। तो ओ कहता है कि हम 5 साल 2 महीने और 13 दिन से साथ हैं। ये तो इसको मिनट और सेकंड भी बता रहा होता है, लेकिन सीयू इसको आगे बताने से मना कर देती है। सीयू इसको कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और येनमो का रिलेशनशिप ज्यादा पुराना है। जब तक मेरा भाई येनमो को पसंद करता है तो मैं उसे तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। ओ कहने लगता है कि जब मैं किसी के साथ भी जुड़ जाता हूँ तो मैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ता हूँ। ये बात सुनकर हानजोंग को गुस्सा आ जाता है और इसको मारने लगता है। ओ रोबोट है तो इसका भी डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है और ये इसको मुक्का मार देता है। हानजोंग की नाक से खून बहने लगता है तो ये जो अपने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं उनसे कहते हैं कि हमला करो, लेकिन ओ इन सभी से अकेला ही लड़ लेता है। फिर सीयू जब आराम से बैठ जाती है तो इसको कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर सीयू को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हानजोंग जेलस हो जाता है। इतने में यहाँ पर येनमो आ जाती है। सीयू येनमो से कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ बनाने का सोच रही थी, लेकिन तुम मेरे भाई को चीट कैसे कर सकती हो। येनमो को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता तो हानजोंग कहता है कि ये ओ के बारे में पूछ रही है। येनमो कहने लगती है कि मैं और ओ बहन भाइयों की तरह हैं। मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। ये सुनकर तो सीयू इमोशनल हो जाती है। सीयू से पूछती है कि तुम्हारा और मेरे भाई का रिलेशनशिप क्या है, मुझे सही से बताओ। येनमो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जा पा रही हूँ। क्या तुम ऐसा करने में मेरी मदद कर सकती हो। सीयू कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगी। ये कहने के बाद ये हानजोंग के साथ यहाँ से चली जाती है। जब सीयू वापस जा रही होती है तो ये ओ के बारे में सोच रही होती है। इसको ओ वाकई में बहुत पसंद आया होता है। आज सीयू येंजी से मिलने के लिए जाती है और इससे कहती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए घर पर एक मेड रख ली है। येंजी कहते हैं कि मुझे किसी मेड की जरूरत नहीं है। तो सीयू कहती है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हूँ, खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। येंजी से कहता है कि अब तुम मुझे क्या धमकियाँ देना बंद करोगी। तो सीयू कहती है कि चूज कर लो, मैं या मेड। तो येंजी कहता है कि मेड ही ठीक है। फिर ये मेड को यहाँ पर बुलाती है जो और कोई नहीं बल्कि येनमो होती है और ये देखकर तो येंजी बहुत ही हैरान हो जाता है। सीयू येनमो से कहती है कि अब तुम्हें कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहकर इसका ख्याल रखा करोगी। सीयू येंजी से कहती है कि जाओ येनमो के लिए फ्रूट्स लेकर आओ। येंजी कहता है कि ये मेड है, ये काम करेगी, लेकिन सीयू इसे एक नजर गुस्से से देखती है और जबरदस्ती अपने भाई से काम करवा रही होती है। येनमो उसकी कॉफी की तारीफ करने के बाद कहती है कि अब मैं थोड़े से फ्रूट्स खाना पसंद करूंगी। सीयू अपने भाई से कहती है कि इसको फ्रूट खिलाओ। येंजी इसको कहता है कि वो खुद खा सकती है, लेकिन सीयू फिर से इसको गुस्से से देखती है और अब तो येंजी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि इतनी मुश्किल से इसको फ्रूट खिला ही देता है। इसके बाद सीयू यहाँ से चली जाती है। जब येनमो इसके ऑफिस की सफाई कर रही होती है तो ये पियानो को हाथ ही लगाने वाली होती है कि इतने में
येंजी आ जाता है, उसे कहता है कि इसको टच मत करना। अब जब रात को येंजी घर पर पहुंचता है तो ये सोच रहा होता है कि येनमू ने इसके लिए खाना बना कर रखा होगा। ये सोचकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन जब येंजी घर के अंदर आता है तो येनमू रोते हुए इसके पास आती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर करके थक गई हूँ, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। येंजी कहता है कि तुम मेड हो, तुम्हें खाना बनाना होगा। लेकिन येनमू कहती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ये बहुत ही क्यूट बन के येंजी से रिक्वेस्ट कर रही होती है तो फिर ये इसके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाता है। येंजी इसको कहता है कि तुम फ्रिज में से जाकर डम्पलिंग्स निकालो। लेकिन येनमू को तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सा फ्लेवर चूज करना है। ये करने के लिए जब येंजी यहाँ पर आता है तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। येंजी इसको कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक आदमी के साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। येनमू कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है क्योंकि मैं तुम्हें आदमी ही नहीं समझती हूँ। ये बात सुनकर तो येंजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये जाने लगती है लेकिन ये इसको यहीं पर रोक लेता है। येनमू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई नई योगा सिखा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करना सिखाती हूँ। येंजी कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो ऐसा करके। येंजी यहाँ से जाने लगता है लेकिन येनमू इसको यहाँ पर रोक लेती है। इसके इतना करीब आ जाती है तो येंजी इसको कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। येनमू कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की के साथ रहना भी खतरनाक हो सकता है। ये कहकर येनमू सोफे पर आकर बैठ जाती है। फिर ये दोनों जब सुबह उठ जाते हैं तो येंजी इसके लिए खाना बना रहा होता है जबकि येनमू येंजी की साथ में हेल्प करवा रही होती है। फिर जब येनमू येंजी की स्टडी की शेल्फ साफ कर रही होती है तो इसमें से जब ये एक बुक उठाती है तो एक पिक्चर नीचे गिर जाती है। येनमू कहती है कि क्या यही वो तस्वीर है जिसे मैं ढूंढ रही थी। येनमू ये तस्वीर देख ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर येंजी आ जाता है और फौरन इसे की तस्वीर ले लेता है। येनमू कहती है कि मैंने जानबूझ के ये तस्वीर नहीं निकाली बल्कि ये तो खुद ही गिर गई थी। येंजी कहता है कि कल से तुम स्टडी साफ नहीं करोगी। येनमू को सीयू की कॉल आती है तो येनमू से पूछती है कि आज मुझे येंजी की स्टडी से एक लड़की की तस्वीर मिली थी, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। सीयू कहती है कि वो हमारी मॉम की पिक्चर है। आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है इसलिए वो मॉम को जरूर मिस कर रहा होगा। येंजी फेंसिंग खेल रहा होता है और उसको याद आ रहा होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि इसकी मॉम को एक बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड डिजीज है जिसका कोई भी इलाज नहीं था, इसीलिए इसकी मॉम की डेथ हो गई थी। आज सीयू ओ को अपने साथ लेकर जाने के लिए येनमू के घर पर आती है। ये ओ को येंजी के घर पर ले आती है और ये दोनों छुपकर घर में झांक रहे होते हैं। ओ कहता है कि अगर तुम अपने भाई से मिलने जाना चाहती है तो अंदर क्यों नहीं चली जाती। सीयू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को पता चले कि मैं उसकी भी फिक्र कर रही हूँ। सीयू कहने लगती है कि जब से मेरा भाई येनमू से मिला है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैंने चेंजेस देखना शुरू कर दिए हैं। जब से मॉम की डेथ हुई है तो येंजी अकेला ही है। वो ऊपर से तो बहुत ही कोल्ड दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो वाकई में किसी ऐसे इंसान का साथ चाहता है जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सके। वो कहने लगता है कि येनमू भी बहुत अकेली है और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर अकेले नहीं रहेंगे। इतने में येंजी के सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों को देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतने में खुद येंजी भी यहाँ पर आ जाता है। येंजी अपने गार्ड से कह देता है कि ये मेरी बहन है। येंजी से पूछता है कि अब तुम क्या करना चाह रही हो। सीयू कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आई थी, क्या तुम्हें याद है कि आज क्या दिन है। ये सुनना ही होता है कि येंजी यहाँ से चला जाता है। अब येंजी को अपनी मॉम की फोटो नहीं मिल रही होती जिसको ये पागलों की तरह पूरे घर में तलाश कर रहा होता है। येंजी बहुत परेशान होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने वो फेंसिंग हॉल में ही छोड़ दी है, अब तो उसे किसी ने कचरे में भी फेंक दिया होगा। येनमू ये बात सुन लेती है और फिर ये फेंसिंग हॉल के कचरे में वो तस्वीर ढूंढने के लिए आ जाती है और सारी रात बहुत ढूंढने के बाद येनमू को फाइनली येंजी की मॉम की पिक्चर मिल जाती है। लेकिन जब येनमू घर पर पहुंचती तो येंजी घर पर नहीं होता है। इसे कॉल कर रही होती लेकिन इसका फोन भी घर पर ही होता है। येंजी को पूछने के लिए येनमू सीयू को कॉल करती है और वो इसको बताती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर येंजी हो सकता है। दूसरी तरफ येंजी आर्ट स्कूल आ गया होता है जहाँ पर इसे अपनी मॉम के साथ पियानो बजाने वाली मेमोरीज याद आ रही होती हैं। यहाँ पर अब येनबू भी पहुँच जाती है और ये इसको जल्दी से इसकी मॉम की फोटो देती है। येनबू इससे पूछती है कि क्या तुम अब पहले से अच्छा फील कर रहे हो। येंजी इसका शुक्रिया अदा करता है। येंजी कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास सिर्फ मेरी मॉम और मेरी बहन थी। मैं जो भी करता था मेरी मॉम को हमेशा उससे खुशी होती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन फिर मेरी मॉम को एक ब्लड डिजीज हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया सिवाय इसके कि मैं अपनी मॉम को मरता हुआ देखूं। अब मैं कुछ भी करूं उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी मॉम मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। येनमू कहती है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो मैं तो चाहूंगी कि मुझे हमेशा याद रखा जाए। लोग अपनी जिंदगी में 2 दफा मरते हैं, एक दफा जब उनकी सांसें रुक जाती हैं और दूसरी दफा तब जब लोग उन्हें भूल जाते हैं। मरना एक नेचुरल चीज है लेकिन हम यादों को महफूज रख सकते हैं, इसलिए अपनी मॉम को मिस करने से अपने आप को रोका नहीं करो क्योंकि जब तक तुम अपने प्यारों को याद करते रहोगे वो हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि अब वो किसी और तरीके से तुम्हारे साथ हैं। फिर येनमू इसका हाथ पकड़ती है और इसको बाहर ले आती है और येंजी को देखती है कि सितारों को देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। येंजी कहता है कि हाँ ये वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। येनमू कहती है कि मैंने सुना था कि लोग मरने के बाद सितारे बन जाते हैं, इसीलिए जब
जब आप उन्हें बहुत मिस करें तो आप उन्हें आसमान में देख सकते हैं, बिल्कुल अपने सामने। यनमू की बातें सुनकर येनजी को वाकई में बहुत बेहतर फील हो रहा होता है और अब ये यनमू को ही देखे जा रहा होता है। जब यनमू और येनजी स्टार्स देख रहे होते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट ओ और सीयू भी आ जाती है। येनजी जब सीयू को देखता है तो इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीयू कहती है कि मॉम के जाने के बाद से हम दोनों टूट गए हैं। मैं यहाँ पर इसलिए भी आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हमें माजी को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। येनजी कहने लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और तुम्हें मेरे बारे में इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, अब मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। आज सुबह यनमू अपना चेहरा छुपाकर कचरा लेकर लूफियान के पास आ रही होती है। लूफियान कहता है कि ये तुमने कैसा हुलिया बनाया हुआ है। यनमू कहती है कि मैं पहचानी न जाऊँ इसलिए मैंने अपना ये हुलिया बनाया हुआ है। लूफियान इसे कहता है कि अब आगे का क्या प्लान है। यनमू कहती है कि मुझे मसले का पता लग गया, इसलिए अब हम सोंगरैन और येनजी को आपस में मिला सकते हैं। ये इसके कान में सारा प्लान बताकर यहाँ से चली जाती है। येनजी अपने आप को मिरर में देख रहा होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर यनमू आती तो ये बैठकर किताब पढ़ने लगता है। यनमू से कहती कि तुम यहाँ दरवाजे पे बैठकर क्या कर रहे हो, तो येनजी कहता है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। यनमू कहती कि क्या तुम उल्टी किताब पढ़ रहे हो। येनजी कहने लगता है कि मुझे इस किताब के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं इसको उल्टा भी पढ़ सकता हूँ। यनमू कहती है कि तुम किताब पढ़ने की बजाय मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो। येनजी इसकी बात मान लेता है तो कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। यनमू कहती है क्यों ना तुम इस वीकेंड मेरे साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चलो। येनजी फौरन इनकार कर देता है तो यनमू उसको रोककर कहती है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा, वहाँ पे और भी बहुत कुछ होगा करने के लिए। येनजी कहता है कि तुम इसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रही हो तो इसके पीछे तुम्हारा कोई ना कोई चाल जरूर होगी। यनमू कहती है कि तुम बड़े टाइम से सिंगल हो, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें तुम्हारा पार्टनर भी मिल सकता है। येनजी इसको कहता है कि पहले तो मेरा हाथ छोड़ो और दूसरी बात ये कि मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है। ये कहकर ये मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है। येनजी कहने लगता है कि हर वक्त रोमांस के बारे में बात कर रही होती, कहीं ये लड़की मुझे डेट तो नहीं करना चाहती। और फिर ये इसको कहता है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। इस पर यनमू बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मैं भी जाकर सामान पैक कर लेती हूँ। और फिर ये लोग अब इस जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लूफियान भी आया होता है तो येनजी से पूछता है कि ये कौन है। यनमू कहती है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन येनजी को लूफियान का यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता और ये यनमू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। यनमू कहती है कि मैंने तो कभी भी नहीं कहा था कि हम यहाँ पर अकेले जा रहे हैं। और फिर बहुत एक्साइटेड होकर इसको बताने लगती है कि यहाँ पर एक और लड़की भी आ रही है। येनजी कहता है कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, मुझे सोशल गैदरिंग्स बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन यनमू उसको जाने से रोक देती है। फिर यहाँ पर सोंगरैन भी आ जाती है। यनमू उसको धक्का देकर कहती है कि तुम्हें इसको हेलो कहना चाहिए। यनमू लूफियान से कहती है कि येनजी तो सोंगरैन पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है, तो लूफियान कहता है कि इन्हें थोड़ा सा टाइम तो दो एक दूसरे को जानने के लिए। सोंगरैन येनजी को बता रही होती है कि मुझे यहाँ पर लूफियान ने इनवाइट किया है और अब यहाँ पर लूफियान यनमू के बाल ठीक कर रहा होता है और ये देखकर येनजी जेलस हो जाता है और इरिटेट होकर कहने लगता है कि यहाँ पर हम पहाड़ चढ़ने के लिए आए थे तो हमें वही कम करना चाहिए। अब जब ये लोग पहाड़ की टॉप पर आ गए होते हैं तो यहाँ पर सोंगरैन की हील टूट जाती है। यनमू तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। येनजी सोंगरैन को देख रहा होता है, ये नीचे बैठ जाता है। सोंगरैन को लगता है कि ये इसको अपनी बैग पर कैरी करने वाला है, लेकिन येनजी तो अपने शूज के लेसेस बांध रहा होता है और ये लूफियान को कहता है कि तुम सोंगरैन को अपनी बैग पर कैरी कर लो। सोंगरैन इसको इशारा करती है तो लूफियान कहता है कि मेरी तो तबीयत बहुत ही खराब है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। यनमू भी अब इसके ड्रामे का हिस्सा बन जाती है, कहती है कि तुम बचपन से अपना ख्याल नहीं रखते हो। ये इसको आगे लेकर जा रही होती है तो ये देखकर येनजी को अच्छा नहीं लगता और ये लूफियान के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ चलने में। येनजी यनमू से कहता है कि तुम सोंगरैन को अपनी बैग पर कैरी कर लो। ये दोनों तो आगे चले जाते हैं और अब यनमू सोंगरैन को अपनी बैग पर कैरी कर लेती है। अब रास्ते में सोंगरैन अपनी हील ही निकाल कर फेंक देती है और बड़ी मुश्किल से ये यनमू की मदद से ऊपर आ रही होती है। येनजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो सोंगरैन कहती है कि हाँ मैं पहले से ठीक हूँ। तो येनजी कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि यनमू से पूछ रहा था। यनमू कहती है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। येनजी कहता है कि मेरा तो कोई भी मसला नहीं है, वैसे भी ये बेकार सा आइडिया तुम्हारा ही था और तुम ऊपर से इस लड़के को भी साथ उठा कर ले आई हो। यनमू कहने लगती है कि सोंगरैन की हील टूट गई थी लेकिन तुमने तो उसकी मदद भी नहीं की। सोंगरैन इन दोनों को लड़ता हुआ देखती है तो ये लूफियान के पास आ जाती है और कहने लगती है कि ये लड़की कौन है। लूफियान कहता है कि तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये लड़की भी हमारे साथ ही है। लूफियान और सोंगरैन तो आगे चले जाते हैं। यनमू येनजी से कहती है कि क्यों ना हमें उस केबिन में जाकर रेस्ट करना चाहिए। येनजी कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो तुम जा सकती हो। तो यनमू कहती है कि नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। येनजी सोच रहा होता है कि यनमू शायद अपने प्यार का इजहार वहाँ पर करने वाली है, इसलिए इसका हाथ पकड़ता है और इसे जल्दी से वहाँ ले जाता है। यनमू इस केबिन के अंदर पहले येनजी को भेज देती है। येनजी अंदर जाता है तो ये रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है। येनजी को ये देखकर अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर रूम में सोंगरैन आ जाती है। सोंगरैन येनजी से कहती है कि
तुमने मुझे इस कैबिन में क्यों इनवाइट किया है। येंजी तो हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया। सोंगरेन इसकी ये वाली बात इग्नोर करके कहने लगती है कि मैं बचपन में जब तुम पियानो बजाते थे तो मैं उसको देखा करती थी और तुम्हें पता है कि आज मैं पियानिस्ट भी सिर्फ तुम्हारी वजह से बनी हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी दोबारा। लूफी येनमू के पास आकर कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इन दोनों को मिलवाने के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। इस तरह का रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। येनमू कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर ये लूफियान को काला कपड़ा देखकर यहाँ भेज देती है। अब इस केबिन के अंदर अंधेरा हो जाता है। येंजी कहता है कि क्या हुआ ये देखने के लिए मुझे बाहर जाना चाहिए, लेकिन सोंगरेन कहती है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे लगता है कि मैंने अपना पैर फिर से मोड़ लिया है। येंजी से कहती है क्या तुम मेरे लिए मेरा पैर रब कर सकते हो। सोंगरेन बेड पर लेट जाती है और इसको लग रहा होता है कि फाइनली येंजी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। येनमू इसके पास आने लगता है तो इसको कहता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा फेस सूज गया है। और फिर जब ये देखती है तो बेड के ऊपर गुलाब के फूल पड़े होते हैं। सोंगरेन चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मुझे गुलाब के फूल से एलर्जी है। ये देखकर येंजी को गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए येनमू को यहाँ पर बुलाता है। सोंगरेन तो इतना एम्बैरेस हो गई होती है कि इसने अपना फेस जैकेट से कवर किया होता है। येंजी इसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सोंगरेन कहती कि मैं नहीं चाहती कि येंजी मेरा फेस देखे। तो लूफियन कहता है कि मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद येंजी से पूछता है कि सोंगरेन ने मुझसे ये क्यों कहा था कि मैंने उसको रूम में इनवाइट किया है। येनमू कहती कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें सोंगरेन कैसी लगती है। येंजी कहता है कि तुम्हारे लिए ये बात जरूरी क्यों है। येनमू अपने दिल में सोचती है कि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही होगी ना। सोंगरेन जब हॉस्पिटल में वेट कर रही होती है तो यहाँ पर जो लोग गुजर रहे होते हैं ये सोंगरेन को देखकर उसकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। ऐसी हालत में लूफियन ये देख लेता है और इस लड़के से सोंगरेन की ये पिक्चर डिलीट करवा देता है। जब ये लोग डॉक्टर से मिलकर आ जाते हैं तो सोंगरेन इसका शुक्रिया अदा करती है और इसे पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। लूफियन कहता है क्योंकि हम दोस्त हैं। सोंगरेन कहने लगती है कि आज तक कभी भी कोई मेरा दोस्त नहीं बना है, इसलिए तुम मेरे पहले दोस्त हो। और ये कहने लगती है कि आज का दिन इतना भी बुरा नहीं है। घर पर आकर येनमू इसी बात पर परेशान हो रही होती है कि मैंने इतनी सारी स्कीम्स आजमा ली है लेकिन येंजी पर कोई भी स्कीम काम नहीं कर रही है। अब भला मैं उसको सोंगरेन से प्यार कैसे करवाऊंगी। यहाँ पर असिस्टेंट वो आ जाता है, कहता है कि मैं आजकल प्यार के बारे में बुक्स पढ़ रहा हूँ। इसको एक बुक देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मदद जरूर कर सकती है। येनमू ये देखकर खुश हो जाती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी और भी किताबें हैं। तो असिस्टेंट वो तो पूरा बैग ही ऐसी किताबों का भर कर लाया होता है। अब येनमू भी इन्हीं सब किताबों को पढ़कर याद करने की कोशिश कर रही होती है। जब बाहर जाकर इन बुक्स के टाइटल पढ़ रहा होता है तो सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी येनमू को पसंद करूं, इसके लिए इतनी मेहनत करेगी। अब येनमू येंजी के पास एक मूवी लेकर आ जाती है और इसे कहती है कि हम दोनों को ये साथ देखनी होगी। ये एक रोमांटिक मूवी होती है। तो येनमू इसके करीब आकर कहने लगती है कि ये देखकर तुम्हें कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है। येंजी कहता है कि हाँ। येनमू उसको समझा रही होती है कि इसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इतने में येंजी येनमू को किस कर लेता है। येनमू इसको पीछे धक्का देती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। येनमू गुस्से में इसको कहती है कि अगर तुमने आइंदा से कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर येनमू यहाँ से चली जाती है। येनमू जब अपने घर पर होती है तो सोच रही होती है कि कहीं येंजी को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तो इतने में इसका असिस्टेंट वो भी आ जाता है। येनमू से कहने लगती है कि मैं और येंजी एक दुनिया से नहीं है और अगर येंजी को मुझसे प्यार हो गया तो हम माजी और मुस्तकबिल में होने वाली सारी चीजों को चेंज कर देंगे। असिस्टेंट वो कहता है कि क्या तुम भी येंजी को पसंद करती हो। तो येनमू कहती है कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि येंजी मेरे से 200 साल बड़ा है। असिस्टेंट वो कहने लगता है कि अगर वो तुमसे इतना बड़ा ना होता तो क्या तुम उसको एक चांस देती। ये सुनकर पहले येनमू को खुशी तो होती है लेकिन फिर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होता। वैसे भी यहाँ पर मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए आई हूँ, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। असिस्टेंट वो लूफियान को जाकर बताता है कि येंजी येनमू को पसंद करता है। मुझे लगता है कि येनमू भी येंजी को पसंद करती है। लूफियान कहता है कि मैं सोंगरेन से राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। इतने में सोंगरेन यहाँ पर खुद आ जाती है। ये दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि येंजी तो येनमू के साथ रहता है और ये बात सुनकर सोंगरेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सोंगरेन येंजी के घर पर आ जाती है और येनमू से पूछती है कि आखिर में तुम्हारे येंजी के दरमियान चल क्या रहा है। यहाँ पर येंजी भी आ जाता है। येनमू इससे कहती है कि मैं और येंजी एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों एक ही दुनिया से नहीं हैं और मुझे कभी भी येंजी जैसे लड़के से प्यार नहीं हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम और येंजी साथ में बहुत अच्छे रहोगे। येंजी यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि ये ठीक कह रही है, मैं और ये कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस तरह की लड़की सिर्फ मुसीबतें खड़ी कर सकती है। ये येनमू से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो और कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आना। ये सुनकर येनमू अंदर चली जाती है। येनमू जब अपना सामान पैक कर रही होती है तो ओ इसको कहता है कि तुम उदास क्यों लग रही हो। येनमू रोते हुए कहने लगती है कि ये तो मुझे
मुझे भी नहीं पता। अब ऑफिस में येंजी फिर से अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रहा होता है, लेकिन इसे कोई भी असिस्टेंट नहीं मिल रहा होता। अब हैंजोंग येंजी के पास आता है और कहता है कि जिस नई टेक्नोलॉजी पर मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या तुम मेरे लिए इसको सॉल्व कर दोगे? येंजी ये जो प्रॉब्लम होती है इसको सिर्फ आधे घंटे में सॉल्व कर देता है। हैंजोंग तो इस बात पे बहुत ही हैरान होता है कि जिस मसले पर ये पिछले 1 महीने से काम कर रहा था येंजी ने उसको सिर्फ आधे घंटे में हल कर दिया है। येंजी उसको कहता है कि अगर तुम्हें कोई और काम नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। येनमू बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही होती है और ये स्नैक्स खाए जा रही होती है। वो कहता है कि तुम जानती हो कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तो येनमू कहती है कि क्यों? वो इसे बताता है कि जब कोई कपल बहुत ही प्यार में होता है और एक दूसरे से बिछड़ने के बाद वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। येनमू ही नहीं बल्कि येंजी भी येनमू को मिस कर रहा होता है। येनमू की ये हालत देखकर वो कहता है कि मुझे येनमू को इस हालत से जरूर निकालना होगा। सीयू को अपने नए एआई मॉडल के लिए एक खूबसूरत रोबोट चाहिए होता है, लेकिन इसके प्रोग्रामर्स इसे ऐसा रोबोट नहीं बना कर दे रहे होते। तो इसकी मैनेजर कहती है कि क्या तुम्हारी नजर में कोई हैंडसम लड़का भी है? और साथ ही यहाँ पर ओ आ जाता है। ये सीयू से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और सीयू को बताता है कि येंजी और येनमू की लड़ाई हो गई है। सीयू कहती है कि येनमू क्या करती है सारा दिन? वो इसके करीब आता है और ऐसे इसको घूरे जा रहा होता है। सीयू कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से येनमू सारा दिन देखती रहती है। सीयू कहती है कि येंजी का भी बिल्कुल यही हाल है। वो कहते हैं कि शायद इसी तरह से दो लोगों को प्यार होता है कि वो ना खा पाते हैं और ना ही सो पाते हैं, बल्कि बस एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये बातें ओ सीयू को बहुत ही गौर से देखते हुए कह रहा होता है। सीयू को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है, तो ये ओ से कहती है कि तुम अभी जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। सोंगरन तो बहुत ही गुस्सा होती है कि येनमू की वजह से येंजी इसे इग्नोर कर रहा है। लुफियान इसे कहता है कि तुम्हारा कॉन्सर्ट आने वाला है ना? तो सोंगरन कहती है कि हाँ। इसके बाद सोंगरन अपने कॉन्सर्ट की टिकट येनमू को देने के लिए आ जाती है। सोंगरन जब अपने कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रही होती है तो लुफियान इसके लिए फूलों का बुके लेकर आ जाता है। लुफियान इसे फूल देते हुए कहता है कि तुम्हारे कॉन्सर्ट के लिए गुड लक। सोंगरन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ। लुफियान कहता है कि मेरी नजर में तो तुम अच्छी लग रही हो, वैसे भी ये कौन सा तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट है? सोंगरन कहती है कि मैं नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि येंजी पहली दफा मेरे कॉन्सर्ट पर आ रहा है। ये लुफियान से कहती है कि क्या मेरा ड्रेस बहुत ही सादा लग रहा है, मैं इसे चेंज कर लूँ? लुफियान इसे देखकर कहने लगता है कि मेरी नजर में तो तुम हमेशा ही सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। और फिर लुफियान इसके करीब आकर कहने लगता है तुम्हारी बाकी की लुक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने इयरिंग्स चेंज कर लो तो तुम और खूबसूरत लगोगी। ये वाले इयरिंग्स सोंगरन को भी पसंद आते हैं। लुफियान इसको कहता है कि जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो तुम सबसे प्यारी लगती हो, इसीलिए तुम्हें अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सोंगरन इसको शुक्रिया कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अब सोंगरन का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। सोंगरन बहुत ही अच्छा पियानो बजा रही होती है और यहाँ पर येनमू और येंजी भी आ गए होते हैं। येनमू जब ये पियानो की ट्यून सुन रही होती है तो इसको वो सभी मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जो इसने येंजी के साथ गुजारे होते हैं। सोंगरन जब अपना पहला गाना खत्म कर लेती है तो ये स्टेज पर खड़ी होकर कहने लगती है कि अब जो आखिरी गाना मैं बजाने वाली हूँ वो मेरे लिए बहुत ही खास है। जब मैं छोटी थी तो मैंने इस गाने को एक बच्चे को बचाते हुए सुना था और उसी दिन से मुझे म्यूजिक से प्यार हो गया, लेकिन इसके बाद मेरा उससे राब्ता टूट गया था। आज मैं ये गाना उसी के लिए बजाने वाली हूँ। अब ये गाना सुनते हुए येनमू और येंजी बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अपना गाना खत्म करने के बाद सोंगरन कहती है कि उस बच्चे पर मुझे आज तक क्रश है और वो आज हमारे सामने बैठा हुआ है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है। अब सोंगरन येंजी को स्टेज पर बुलाती है। येनमू ऐसे ही बर्ताव कर रही होती जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। येंजी अब स्टेज पर चला जाता है। सोंगरन इसे कहती कि पहले हमें एक दूसरे को अपनाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ये येंजी से कहती है कि क्या तुम मुझे कबूल करते हो? सभी लोग इन दोनों के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। येनमू भी बहुत गौर से येंजी की तरफ देख रही होती है तो येंजी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ। जैसे येनमू ये बात सुनती है तो ये यहाँ से चली जाती है। येंजी जैसे ये कहने के लिए मुड़ता है कि वो भी यहाँ पर बैठी हुई है तो येनमू यहाँ से जा चुकी होती है। सोंगरन अब इस बात को कवर कर लेती और कहती है कि ये बचपन से ही मुझे तंग करता है और बाकी सबसे कहती है कि अब ये मुझे कबूल करता है या नहीं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो येंजी येनमू के पास जा रहा होता है। सोंगरन इसको रोक कर कहती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, अगर करती होती तो वो यूँ भाग कर ना चली जाती। येंजी कहते कि बुरा मत मनाना, मैंने इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया है, लेकिन मैं वाकई में उसको बहुत पसंद करता हूँ। ये कहकर येंजी यहाँ से चला जाता है। येनमू के पास लुफियान आ जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। येनमू कहती है कि हमने माजी को तो नहीं बदला है, लेकिन मैं जरूर बदल गई हूँ। येनमू कहती है कि ओ ने मुझे बताया था कि प्यार में लोग खुद गर्ज हो जाते हैं और आज जब येंजी स्टेज पर जा रहा था तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि येंजी सोंगरन के पास जाए। मुझे लगता है कि मुझे
मुझे येनजी पर क्रश हो गया है। लुफियन कहता है कि तुम्हारे येनजी के साथ होने का मतलब ये है कि तुम बहुत जल्द मर जाओगी। येनमू कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है, मैं बहुत ही अजीब सा फील कर रही हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उसका सामना कर सकूं। अब यहाँ पर येनजी आ रहा होता है। लुफियन येनमू से कहता है कि तुम्हें येनजी को रिजेक्ट करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना होगा। लुफियन जल्दी से येनमू को गले लगा लेता है, लेकिन येनजी जल्दी से आकर लुफियन को धक्का दे देता है। येनजी येनमू का हाथ पकड़कर इसको लेकर जाने लगता है, लेकिन लुफियन इसे ऐसा करने से रोक देता है। अब यहाँ पर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन येनमू लुफियन को येनजी को मारने से रोक देती है और फिर येनमू इसको यहाँ से लेकर चला जाता है। येनजी इससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ से भाग क्यों गई थी और अगर तुमने ऐसा सोंगरेन की वजह से किया है तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। येनमू इसको कहती है कि तुम्हारा जो मुझ में इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक वक्ती अट्रैक्शन है और जब ये वक्त गुजर जाएगा तो तुम्हें एंड में सोंगरेन से ही प्यार होना है। येनजी कहते हैं कि हमेशा तुम सोंगरेन के साथ ही मेरा कपल बनाने पर क्यों तुली होती हो। येनमू कहती कि क्योंकि हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। येनजी कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और आने वाले वक्त में भी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। येनमू येनजी से कहने लगती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं ये बात जानती हूँ कि हम दोनों का ताल्लुक एक दुनिया से नहीं है, फिर भी मैं अपने ऊपर और काबू नहीं कर पा रही हूँ। येनजी येनमू को हक कर लेता है और ये दोनों यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे होते हैं। सोंगरेन बार में आकर ड्रिंक कर रही होती है, ये देखती है कि लुफियन भी यहाँ पर है तो ये लुफियन के पास चली जाती है। तो सोंगरेन इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लुफियन कहता है कि मैं बहुत ही उदास हूँ आज। लुफियन कहता है कि यहाँ पर तुम ऐसे ही बर्ताव करो जैसे तुम मुझे नहीं जानती हो। इस बात पर सोंगरेन इमोशनल हो जाती है, कहने लगती है कि जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब मेरा दोस्त भी मुझसे अनजान बनने का कह रहा है। लुफियन कहता है कि मेरी भी एक दोस्त है, हम दोनों हर काम एक साथ करते हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अब वो एक लड़के की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही है। सोंगरेन कहती है कि हम दोनों ही उदास है इसलिए हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर जब ये लोग होटल वापस आते हैं तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक होते हैं। ये दोनों रूम में आकर तकिए के फर के साथ खेलने लगते हैं। ये दोनों यहीं पर एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। जब सोंगरेन अपने साथ लुफियन को देखती है तो ये चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। लुफियन कहता है कि ये मेरा घर है, तुम कल रात अकेले नहीं रहना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हें अपने घर वापस ले आया था। सोंगरेन इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और ये लुफियन को बस मारे ही जा रही होती है। फिर लुफियन येनमू से मिलने के लिए आता है। येनमू उसको कहती है कि मैं अपने आप से अब और झूठ नहीं बोल सकती हूँ। लुफियन कहता है कि तुम दोनों साथ नहीं रह सकते हो। येनमू कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। लुफियन कहता है कि तुम्हें अपने यहाँ पर आने के मकसद को नहीं भूलना चाहिए, तुम ये बात भूल रही हो कि तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त बचा है, इसीलिए हमें जल्दी से येनजी का खून चाहिए। अब रात को येनमू येनजी के रूम में जाती है। येनमू जल्दी से आकर येनजी के बेड पर लेट जाती है। येनजी भी येनमू के साथ आकर लेट जाता है। येनमू येनजी को किस करती है, फिर ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और जब सुबह येनमू उठती है तो ये अपने ब्रेसलेट की मदद से येनजी का खून निकालने लगती है। अब येनमू लुफियन के साथ ये ब्लड चेक कर रही होती है, लेकिन इस दफा ये ब्लड टेस्ट फेल नहीं होता है, बल्कि इनको जो कुछ चाहिए होता है वो मिल गया होता है। लुफियन येनमू से कहता है कि टाइम मशीन को चलाने के लिए मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, इसीलिए अब से कोशिश करना कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से हम वापस ना जा सके। येनमू कहते कि मैं समझ गई हूँ। ये सुनकर येनमू को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है। आज कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स की तरफ से 2 आदमी आते हैं जो सभी वर्कर्स को कहने लगते हैं कि जब तक तुम लोग फेज 3 स्टार्ट नहीं करोगे तो रोजाना हम लोग एक एम्प्लॉय को काम से निकाल देंगे। एक वर्कर आगे आते हुए कहने लगती है कि अभी तो फेज 2 के स्टैंडर्ड्स हमने सेट नहीं किए हैं, तो भला हम फेज 3 कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करके आपको ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आदमी कहने लगता है कि हमने बहुत सोच लिया है, अब चॉइस तुम लोगों के पास है, या तुम लोगों को फेज 3 स्टार्ट करना है या अपनी नौकरी गंवानी है। यहाँ पर येनजी आ जाता है और इस आदमी से कहने लगता है कि तुम कौन होते हो एम्प्लॉयज को निकालने वाले। ये आदमी कहता है ये कंपनी मेरी है और मैं जिसको चाहे फायर कर सकता हूँ। येनजी कहता है कि एम्प्लॉयज को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही ये कंपनी छोड़ देता हूँ। सारे वर्कर्स कहना शुरू हो जाते हैं कि सर आप क्यों जा रहे हैं। तो ये आदमी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से तुम मुझे धमका सकते हो। सभी एम्प्लॉयज कह रहे होते हैं कि अगर येनजी यहाँ पर काम नहीं करेगा तो हमें भी यहाँ पर काम नहीं करना है। तो येनजी इन सब से कहता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया है, इसलिए मैं तुम लोगों के ख्वाब को किसी और की वजह से टूटने नहीं दूंगा। ये आदमी कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन है, अब ये तुम्हारे फैसले पर ही डिपेंड करेगा कि ये इंस्टीट्यूट किस तरह से चलेगा। अब येनजी ये मसला यांग के साथ डिस्कस कर रहा होता है तो वो इसको बताता है कि इन्वेस्टर्स ने ये फैसला कर लिया है कि जब तक तुम फेज 3 स्टार्ट करने के लिए नहीं मानोगे तो
हमारे इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ बदल दिया जाएगा। ये दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन इसको दे रहा होता है और बताता है कि वो तुम्हारे जितना अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं, पर वो लोग फेज 2 को छोड़कर फेज 3 पर काम करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर ब्लड डिजीजेस वाले मरीजों को गलत दवाई यूज करनी पड़ेगी। यांग येनजी से कहने लगता है कि पता नहीं कितने मरीज रोजाना तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन वो ये बर्दाश्त करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई उनके लिए काम कर रहा है। अगर तुमने जल्दी फैसला नहीं किया तो इतने सारे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। येनजी कहता है कि मेरा मकसद सिर्फ उनको फायदा पहुंचाना है, लेकिन ऐसा करके मैं उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता हूँ। यांग कहता है कि अब हम बड़े हो गए और बड़े लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं। इन्वेस्टर्स की सोच तुम्हारे जैसी नहीं है, इसीलिए अगर उन्होंने हम लोगों को ही बदल दिया तो हमारे पास तो उन मरीजों को बचाने का मौका भी नहीं रहेगा। येनजी कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जब येनजी घर पर होता है तो येनमू से मिलने के लिए आती है। ये इससे पूछती है कि तुम परेशान लग रहे हो। येनजी इसको बताता है कि क्या मसला है और कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। येनमू कहती है कि तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना होगा, क्योंकि तुम्हारा एक फैसला लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर रखता है और तुम्हें अपने सपने पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे लोग कितने ही इसके खिलाफ हों। येनजी कहता है कि मैंने भी सोच लिया है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। अगले दिन ऑफिस में येनजी को यांग मिलता है। वो इससे पूछता है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है। येनजी कहता है कि पहले मैं कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो गया था, लेकिन येनमू ने मुझे याद दिलाया कि मेरा एक फैसला मेरे मरीजों की जिंदगी पर असर रखता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं मिस्टर जाओ से थोड़े और वक्त की रिक्वेस्ट करूंगा। ये कहकर जब येनजी चला जाता है तो यांग सोचने लगता है कि अगर आज येनमू ना होती तो येनजी फेज 3 स्टार्ट करने के लिए पेपर साइन कर ही देता। येनमू हमारे काम में रुकावट बन रही है, मुझे इसे रास्ते से जरूर हटाना होगा। आज गाओसन ग्रुप का एनुअल गाला होता है। ये वही ग्रुप है जिसने येनजी के इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ पर सीईओ भी अपनी मैनेजर के साथ आई होती है। इनके यहाँ पर आज आने का मकसद अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढना होता है। येनजी मिस्टर जाओ से कहता है कि मैं आपसे आखिरी दफा वाली बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। ये चीयर्स करने के लिए अपना वाइन का ग्लास आगे बढ़ाता है तो मिस्टर जाओ कहते कि मैं तुम्हारे से ड्रिंक नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे फैसलों को नहीं मानते हो। येनजी कहने लगता है कि आपको अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि हम साइंस में इस फेज 2 को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम कई मरीजों की जान खतरे में डाल देंगे। येनजी ने ये रिक्वेस्ट बहुत ही धीमे लहजे में की होती है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि ठीक है, मैं इसके बारे में दोबारा सोचूंगा। मिस्टर जाओ ऐसा कहते हुए वाइन अपने जूतों पर गिरा लेते हैं। मिस्टर जाओ का मैनेजर इनके जूते साफ करने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर जाओ इनडायरेक्टली येनजी से ऐसा करने के लिए कहते हैं। येनजी अब टिश्यू से मिस्टर जाओ के जूते साफ ही करने वाला होता है तो मिस्टर जाओ कहता है कि टिश्यू से नहीं साफ करवाने मुझे अपने जूते। येनजी को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन ये अपने ऊपर काबू करके अपनी शर्ट से मिस्टर जाओ के जूते साफ करने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पर येनमू आकर मिस्टर जाओ के जूतों पर पानी फेंक देती है और कहती है कि मैंने आज ज्यादा ही ड्रंक कर लिया, इसलिए मुझे माफ करना। मिस्टर जाओ से पूछते हैं कि तुम कौन हो। येनमू यहाँ पर ऊंची सारी सभी लोगों की तवज्जो इकट्ठी करती हुए कहती है कि ये मिस्टर जाओ है जो कि ब्लड डिजीज की रिसर्च के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, बदले में इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि पेशेंट्स ठीक हो जाएं। फिर ये बहुत ही एक्साइटेड वे में येनजी को देखकर कहती है कि आप हैं प्रोफेसर येनजी जिनके लिए बाकी कंपनीज लड़ रही हैं कि वो आपको अपनी कंपनी में हायर कर लें। फिर ये मिस्टर जाओ से कहती है कि आप तो बहुत ही होशियार हैं कि आपने इतने काबिल प्रोफेसर को अपनी कंपनी में रखा हुआ है। येनमू कहती है कि मैंने आप दोनों को आज देख लिया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो क्यों ना हम पिक्चर लेते हैं। ये मिस्टर जाओ के पास तस्वीर लेने के लिए जाती है तो ये अपना हाथ पीछे कर रहे होते तो येनमू मिस्टर जाओ से कहती है कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और अगर मैंने यहाँ पर ये चलाना शुरू कर दिया कि येनजी को किसी और इंस्टीट्यूट में जॉब चाहिए है तो यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टर आए हुए हैं ना वो उसको हायर कर लेंगे। मिस्टर जाओ का रवैया साथ ही बदल जाता है। फिर ये येनजी को बुलाता है कि आप मिलकर पिक्चर लेते हैं। तस्वीर लेने के बाद येनमू सबसे कहती है कि हम इन दोनों को लॉन्ग पार्टनरशिप विश करते हैं। अब येनजी येनमू को यहाँ से लेकर चला जाता है। यांग मिस्टर जाओ से कहता है कि मैं आपके लिए प्लान लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए दूसरा रिसर्चर हायर कर देता हूँ जो फेज 3 पर काम शुरू कर देगा, लेकिन आप इसके बारे में येनजी को नहीं बताएंगे और उसके सामने ऐसा ही बर्ताव करेंगे कि सिर्फ येनजी ही अपना काम कर रहा है। मिस्टर जाओ को यह आइडिया काफी पसंद आता है। येनजी अब येनमू को जब बाहर लेकर आता तो इसको कहता है कि तुम्हारी मदद का शुक्रिया, लेकिन तुम्हें इस तरह के आदमी के साथ अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। येनमू कहती है कि तुम्हें इस तरह के मतलबी आदमी को डील करना ही नहीं आता, उसे अपनी शोहरत की बहुत परवाह है, इसलिए तुम्हें उसको थोड़ा सा बेइज्जत करना चाहिए था ताकि वो भी तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव ना करता। तुम्हें तो ये सब करना नहीं आता, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। येनजी इस बात पर हैरान होकर कहने लगता है कि क्या तुमने ये मेरे लिए
किया है। यनमू फिर अपनी बात बदलते हुए कहने लगती है कि हाँ बस मैं तो तुम्हारी ऐसे ही मदद कर रही थी। ये अपनी बात कह ही रही होती है कि एनजी इसको हक कर लेता है। सीयू को कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला होता तो ये साइट पर आ जाती है। यहाँ पर ये तारे देखकर सोचने लगती है कि ना मेरा बिजनेस सही से चल रहा है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा है जो मेरा ख्याल रख सके। यहाँ पर ये एक टूटता हुआ तारा देखती है और फिर ये जल्दी से विश करती है कि मेरी कंपनी का इन्वेस्टर मिल जाए और मुझे एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी। ये जैसे ही विश मांग कर आंखें खोलती है तो सामने ओ खड़ा होता है। सीयू सोचने लगती है कि क्या मेरी विश इतनी जल्दी कबूल हो गई है। ओ अपने कंप्यूटर के जरिए से देख लेता है कि सीयू का मूड अच्छा नहीं है तो ये इसको हक कर लेता है। सीयू कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो ओ कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर ही पता चल गया था कि तुम्हें किसी की इस टाइम पर जरूरत है। ओ जब घर पर होता है तो ये बहुत मुस्कुरा रहा होता है। यनमू इसके पास आकर बैठती है तो इसे कहता है कि तुम ये मुझसे क्यों नहीं पूछती कि मैं आज क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। यनमू कहती है कि क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो ओ कहता है कि मेरा आज एक दोस्त बन गया है। यनमू हंसते हुए कहती है कि दोस्त तो सिर्फ इंसानों के होते हैं, भला एक रोबोट का कैसे दोस्त हो सकता है। ओ कहता है कि ऐसा हो गया है, सीयू मेरी दोस्त है। यनमू कहती है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर सिर्फ एक मशीन है। ओ कहता है कि तुम्हें रोबोट्स को भी इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। यनमू कहती है कि ठीक है, कल से तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना वक्त सीयू के साथ गुजार सकते हो। आज सीयू जहाँ भी जा रही होती तो ओ इसका पीछा कर रहा होता है। सीयू रुककर इसे देखने लगती है तो ओ इसका हाथ पकड़ के कहता है कि आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, इसीलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहा करूंगा। लेकिन ये सुनकर सीयू यहाँ से भागने लगती है। सीयू मदद के लिए चला रही होती तो यहाँ पर इसको अपनी मैनेजर मिल जाती है। ये कहती है कि मेरे घर का डोर लॉक चेंज करवा दो। ये कहने लगती है कि ऐसा क्यों। तो इसको बताती है कि ओ आज मेरे घर का कोड खोलकर अंदर आ गया था। इसकी ये बात सुनकर ये हंसने लगती है। मैनेजर बताती है कि मुझे एक इन्वेस्टर की कॉल आई है, वो हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ओ सीयू से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इसकी मैनेजर कहती है कि इसको भी आने दो साथ। तो फिर सीयू भी मान जाती है। फिर ये तीनों इन्वेस्टर से मिलने के लिए आ जाते हैं। पहले तो इन्वेस्टर इतनी देर से आता है और फिर जब ये आ जाता है और सीयू इसको अपना बिजनेस प्लान बता रही होती तो ये कहने लगता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो हम पहले ड्रिंक करते हैं, काम की बात बाद में करेंगे। ये इन्वेस्टर बार बार सीयू का ग्लास वाइन से भरे जा रहा होता है। सीयू बहुत मुश्किल से ड्रिंक कर रही होती है और ये देखकर ओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर जब इन्वेस्टर सीयू का ग्लास वाइन से भर देता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पीऊंगा। इन्वेस्टर ये देखकर कहने लगता है कि अगर तुम सीयू की जगह ड्रिंक करने वाले हो तो फिर तुम्हें थोड़ी सी हैवी ड्रिंक करनी होगी। और फिर ये इतने बड़े ग्लास में बहुत सारी वाइन्स मिक्स करके ओ को पीने के लिए दे देता है। लेकिन ये देखकर सीयू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। ओ पीने ही लगा होता तो सीयू कहती है कि रुक जाओ, तुम ये नहीं पियोगे। सीयू उठती है और इन्वेस्टर के लिए वाइन डालने लगती है, लेकिन ये जानबूझकर ज्यादा वाइन डाल देती है और ये इन्वेस्टर के कपड़ों पर गिर जाती है। ये और वाइन भी इसके ऊपर फेंकने वाली होती है लेकिन नहीं करती और कहती है कि मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे इतनी बदतमीजी करने के बाद अगर हमें पैसे ऑफर करोगे तो हम तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कबूल कर लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये इसको और भी बहुत सारी बातें सुनाती है और फिर इन दोनों को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है तो मैं तुम्हें घर पर छोड़ आता हूँ। लेकिन सीयू कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैं अपनी मैनेजर के साथ चली जाऊंगी। वो कहने लगता है कि हर वक्त तुम ऐसे क्यों बर्ताव करती हो जैसे तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे इस दफा अपना ख्याल रखने दो। सीयू कहती है कि ये माशरा ऐसे ही चलता है, मुझे पैसे इकट्ठे करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन खैर छोड़ो, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। वो कहता है कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारा साथ जरूर दे सकता हूँ। सीयू कहती है कि मेरे पास दोस्ती निभाने का भी वक्त नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी इस वक्त खतरे में है। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। वो कहता है कि अगर मारने से तुम्हारा स्ट्रेस खत्म होता है तो तुम मुझे मार सकती हो। तुम्हें खुश करने के लिए मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। सीयू उसको कहती है कि अब बस तुम चुप कर जाओ। अब येंजी की लैब में एक शख्स दाखिल होता है जिसने चेहरे पर मास्क लगाया होता है और ये यहाँ से कुछ ब्लड सैंपल्स ले रहा होता है। जब ये ब्लड सैंपल्स लेकर यहाँ से जा रहा होता है तो येंजी की वर्कर इसको देख लेती है और फिर जब ये लैब में जाकर चेक करती है तो ब्लड सैंपल्स गायब हो गए होते हैं। येंजी का वर्कर उसके पास आकर बताता है कि हमारे ब्लड सैंपल्स चोरी हो रहे हैं। येंजी कहता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है? तो ये वर्कर बताता है कि मैंने चेक की है लेकिन वो वाली फुटेज डिलीट हो गई है। येंजी मिस्टर जाओ को कॉल करके बताता है कि हमारे ब्लड सैंपल्स चोरी हो रहे हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं कि फिर तो तुम्हें सिक्योरिटी की मदद लेनी चाहिए, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? येंजी कहता है कि अगर ब्लड सैंपल्स चोरी हो जाएंगे तो फिर फेज 2 पर ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको तो पहले ही बहुत जल्दी है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। ये कहकर मिस्टर जाओ कॉल बंद कर देते हैं। येंजी यांग के पास जाकर इसको बताता है और कहता है कि मैंने अभी मिस्टर जाओ को इस बारे में बताने के लिए कॉल की थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अब फेज 2 में ही इतनी देर हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस सब के पीछे मिस्टर
मिस्टर जाओ ही हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? यांग कहता है कि मिस्टर जाओ ने फैसला कर लिया कि वो तुम्हारी रिसर्च को सपोर्ट करेंगे, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सारे मामला मैं खुद देख लेता हूँ। येंजी के यहाँ से जाने के बाद यांग के पास मिस्टर जाओ का असिस्टेंट आता है और यांग से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। यांग कहता है कि येंजी को शक हो चुका है कि इसके पीछे मिस्टर जाओ हो सकते हैं, इसीलिए ब्लड सैंपल्स की चोरी थोड़ी देर के लिए रोक दो। अब सोंगरू जो कि येंजी के ऑफिस में ही काम करती है, इसकी बेटी की सर्जरी होनी होती है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते। सोंगरू यांग के पास जाती है। सोंगरू यांग से कहती है कि उस दिन एनुअल गाला डे पर मैंने तुम्हें मिस्टर जाओ से बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए मैं जानती हूँ कि इन सैंपल्स की चोरी के पीछे तुम और मिस्टर जाओ हो, और मेरे पास इस यूएसपी में इस बात का सबूत भी है। यांग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? सोंगरू कहती है कि मुझे 3 मिलियन चाहिए, अगर मुझे तुम ये पैसे दे दोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। यांग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा लालची नहीं हो रही? तो सोंगरू कहती है कि अगर येंजी को ये पता चल गया कि तुम उसकी पीठ पीछे क्या कर रहे हो तो वो फिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। यांग कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये रिटर्न फॉर्म में भी देना होगा, और जब मैं तुमसे कहूँगा तुम मुझे सारे सबूत वापस कर दोगी। सोंगरू कहती है कि ठीक है। मिस्टर जाओ का असिस्टेंट यांग के पास आता है और पूछता है कि अब हमें क्या करना है। यांग कहता है कि जो वीडियो और येनमू के बारे में इंफॉर्मेशन तुमने मुझे लाकर दी थी ना, वो तुम सोंगरेन को कोरियर कर दो। अब हम इसे मजीद छुपा भी नहीं सकते हैं और हम इस मौके का फायदा उठाकर येनमू को भी येंजी की जिंदगी से निकाल सकते हैं। आज सोंगरेन लूफियन के साथ बिताए हुए सभी लम्हात को सोच रही होती है और खुश हो रही होती है। इसके बाद सोंगरेन इसी टी शॉप पर लूफियन से मिलने के लिए आ जाती है। लूफियन कहता है कि तुमने मुझसे क्या बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? तो सोंगरेन कहती है कि हम तो दोस्त हैं ना, तो क्या हम ऐसे ही नहीं मिल सकते? लूफियन जब इसके लिए टी बना रहा होता है तो सोंगरेन कहती है कि तुम सारा टाइम क्या कर रहे थे? तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं की। लूफियन कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम उस दिन की वजह से मुझसे नाराज हो। सोंगरेन हंसते हुए कहती है कि मुझे तो वो याद भी नहीं है। सोंगरेन यहाँ पर बैठकर लूफियन की बनाई हुई टी पी रही होती है कि इतने में इसकी असिस्टेंट आ जाती है इसकी अगली परफॉर्मेंसेस के कॉन्ट्रैक्ट लेकर। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में से एक फाइल येनमू की इंफॉर्मेशन वाली भी होती है। लूफियन भी ये देख लेता है। सोंगरेन लूफियन से कहती है कि मुझे अपने काम के बारे में अपनी असिस्टेंट से कुछ बात करनी है, तो तुम क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? लूफियन ये सुनकर बाहर चला जाता है और फिर सोंगरेन येनमू की फाइल चेक करने लगती है और इस फाइल में इस बात का सबूत होता है कि येनमू के पास जो आईडी कार्ड है वो नकली है। सोंगरेन अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से फाइल मिली? तो इसकी असिस्टेंट बताती है कि ये कोरियर के थ्रू मेरे पास आई थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे काम की कोई चीज होगी। सोंगरेन कहती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि येनमू येंजी के पास जाने के लिए नकली आईडी क्यों यूज कर रही है। इसकी असिस्टेंट कहती है कि कहीं येनमू कोई जासूस तो नहीं है? वैसे भी येंजी का जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। सोंगरेन कहती है कि मुझे इस बारे में येंजी को जल्दी से बताना होगा। सोंगरेन येंजी को मैसेज करती है कि मैं तुमसे जरूरी मिलना चाहती हूँ। अब ये बातें बाहर खड़े होकर लूफियन ने भी सुन ली होती हैं। अब सोंगरेन से येंजी मिलने के लिए आ जाता है तो सोंगरेन इसको कहती है कि तुम येनमू की शक्ल पर नहीं जाना, वो तुम्हारे पास किसी और मकसद के लिए आई है। येंजी कहता है कि येनमू मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उसके बारे में ऐसे बात करो। और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों के बारे में दूसरे लोगों से नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ उसी चीज पर यकीन करता हूँ जो मैं देखता हूँ, इसीलिए तुम अपना वक्त जाया नहीं करो क्योंकि मुझे येनमू पर पूरा भरोसा है। ये बात सुनकर सोंगरेन ये फाइल येंजी को दिखा देती है। येंजी ये फाइल खोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। सोंगरेन येंजी के लिए फाइल खोलने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर लूफियन आ जाता है। वो ये फाइल उठाता है और सोंगरेन को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। लूफियन इस फाइल में से ये सभी पेपर्स निकाल कर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है। सोंगरेन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? लूफियन इसे कहता है कि तुम और तुम्हारी असिस्टेंट के अलावा और कौन ये बात जानता है कि येनमू की आइडेंटिटी फेक है। सोंगरेन कहती है कि तुम पहले से ये बात जानते थे, इसलिए तुमने मुझे येंजी को भी ये बात बताने से रोक दिया है। लूफियन कहता है कि हाँ मुझे ये बात मालूम है। सोंगरेन कहती है कि आखिर तुम्हारा येनमू के साथ क्या रिलेशन है, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? लूफियन कहता है कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक बात का यकीन करो कि येनमू किसी को भी नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पर नहीं आई है और ना ही वो येंजी को नुकसान पहुँचा रही है। सोंगरेन कहती है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, फिर तुम येनमू की मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? इस बात का लूफियन कोई भी जवाब नहीं देता है तो सोंगरेन इसको मारते हुए यही कही जा रही होती कि अब भला तुम भी उसे क्यों ही पसंद करते हो? लूफियन कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं नहीं चाहता था कि येंजी और येनमू को प्यार हो, लेकिन क्या तुम हमारी दोस्ती की खातिर येनमू का ये राज रख सकती हो? इस बात पे भी सोंगरेन को गुस्सा आ जाता है और इसको मारे ही जा रही होती है। ये कहकर ये जाने लगती है तो लूफियन कहता है कि मैं इसे तुम्हारी हाँ के तौर पर ले रहा हूँ। सोंगरेन कहती है कि ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। इनके यहाँ से जाने के बाद येंजी यहाँ पर आता है और डस्टबिन के अंदर से ये कागज दिखाई दे रहे होते हैं। येंजी इन फटे हुए कागजों को अपने ऑफिस लाकर जोड़ा होता है और येनमू की पुरानी हरकतों के बारे में सोचकर
सोचकर येंजी को भी इस पर थोड़ा सा शक हो रहा होता है। यांग अब सोंगरू को मैसेज करता है कि वो ईमेल कंपनी में सभी वर्कर्स को सेंड कर दो। इस ईमेल में ये लिखा होता है कि गेसन ग्रुप ने चैरिटी के नाम पर गैर कानूनी रिसर्च की है। अब ये बात सभी वर्कर्स को पता लग जाती है कि गेसन ग्रुप खुद से ही फेज 3 के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अब गेसन ग्रुप ने इस मसले को हल करने के लिए सभी बोर्ड मेंबर्स को बुला लिया होता है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि प्रेसिडेंट होने की हैसियत से तुम्हें हमें एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्या हुआ है। यांग कहता है कि इस हादसे का एक गवाह भी है और मैंने आज उसे एक मीटिंग में बुलाया है। इसके साथ ही यहाँ पर सोंगरू आ जाती है। सोंगरू कहती है कि ये जो ईमेल आप सबको मिली है वो मैंने ही सेंड की थी। ईमेल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सच नहीं है, उसमें से आधी बात मैंने अपने से लिखी है और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। सोंगरू कहती है कि ग्रुप की जो बदनामी हुई है उसको वापस लाने में मैं आप सबकी मदद करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सैंपल्स चोरी हो रहे थे वो चोरी करने वाली येंजी की असिस्टेंट येनमू है। येंजी कहता है कि ये नामुमकिन है। सोंगरू कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है येनमू को ब्लड सैंपल चोरी करते हुए। मिस्टर ज़ाओ यांग से कहते हैं कि तुम इस मसले के बारे में क्या सोचते हो। यांग कहते हैं कि मैंने येनमू के बारे में मालूमात इकट्ठी की थी और मुझे उसमें ये बात मालूम हुई है कि येनमू के पास जो आईडी कार्ड है वो नकली है, इसीलिए अगर उसने गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट की भी है तो मुझे सुनकर कोई हैरानगी नहीं हो रही है। अब मुझे उसके हमारी कंपनी में आने का मकसद पता चल गया है, इसीलिए शुरू से ही उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब थी। येंजी तो यांग को गौर से ही देखे जा रहा होता है। येनमू ने येंजी के भरोसे का फायदा उठाकर गेसन ग्रुप को ही बदनाम करने की कोशिश की है, इसीलिए वो किसी दूसरी कंपनी की भेजी हुई जासूस है। येंजी कहता है कि हमारे पास इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। तो मिस्टर ज़ाओ कहते हैं कि तुम एक प्रोफेशनल आदमी हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि बिजनेस के वक्त में अपनी जाती फीलिंग्स को नहीं लाना चाहिए। ये सुनने के बाद येनमू जल्दी से ऑफिस आती है और येंजी से कहती है कि यांग ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। येंजी कहता है कि यांग भला तुम्हें फंसाने की क्यों कोशिश करेगा। येनमू कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें फेज 3 शुरू करने से रोका था। येंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। येनमू कहती है कि यांग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। येंजी कहता है कि मुझे तो अब भी दुख हो रहा है, मुझे ये बताओ कि क्या सच है और क्या गलत। येनमू कहती है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सच है। येंजी कहता है कि फिर तुम अपने फेक आईडी कार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगी। येनमू कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे तक पहुँचने के लिए नकली आईडी कार्ड यूज किया है, लेकिन मेरा मकसद किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं था। येंजी कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम मुझे बता दो कि आखिर में तुम हो कौन। येनमू कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी बात बता सकती हूँ कि मैं बहुत दूर से यहाँ पर आई हूँ और हम दोनों एक ही दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और अगर मैंने तुम्हें अपनी असलियत बता दी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। येंजी को ये सब बातें सुनकर दुख हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड नकली है और तुम्हारे शब्द भी झूठे हैं, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए झूठा था। येनमू कुछ कहना चाह रही होती लेकिन कह नहीं पाती, तो येंजी कहता है कि अगर तुम कुछ बताना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझसे मजीद झूठ नहीं बोलो। येनमू फिर से यही कहती है कि ना मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने कोई झूठ बोला है। येंजी कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। येनमू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी किसी भी बात का एतबार नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरी एक बात मानो, तुम यांग से दूर रहो, वो खतरनाक है और तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा है वो। येंजी अपना हाथ येनमू से छुड़वा लेता है। येनमू भी जाते हुए सोचती है कि शायद मेरा ऐसे ही चले जाना बेहतर है, क्योंकि बाद में जब मैं जाऊंगी तो येंजी को ज्यादा दुख नहीं होगा। येनमू के यहाँ से जाने के बाद येंजी के पास सीयू आती है। सीयू जब इसे इतना उदास देखती है तो कहती है कि ये सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की से मिलवा दूंगी बाद में। सीयू कहती है कि इसमें मेरा भी कसूर है। येंजी कहता है कि अभी मैं अकेले रहना चाहता हूँ। सीयू जब यहाँ से वापस आती है तो वो खड़ा होता है। सीयू इसको मारने लगती है, कहती है कि तुम्हारी बहन ने मेरे भाई से झूठ बोला है और उसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ गए हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने येनमू से वादा किया और अब मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। सीयू कहती है कि ठीक है, फिर तुम येनमू के वफादार रहो, मेरे पास आइंदा नहीं आना। लूफियन और येनमू से मिलने के लिए जाता है तो ये दोनों ही बहुत उदास लग रहे होते हैं। लूफियन कहता है कि अब जो कुछ होना था वो हो गया है, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा पीछा येंजी से छूट गया है और अब हमें फ्यूचर में वापस चले जाना चाहिए। येनमू कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे डर है कि येंजी खतरे में है। लूफियन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जब फ्यूचर में चले जाएंगे तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे यहाँ पर आने की सारी यादें मिटा दूंगा और फिर इस तरह से येंजी भी बिल्कुल ठीक होगा। येनमू कहती है कि मैं सोचूंगी, लेकिन लूफियन कहता है कि मुझे सिर्फ एक और हफ्ता चाहिए टाइम मशीन पर काम करने के लिए और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त में हमारा जो असली प्लान है हम उसके साथ ही रहेंगे। सोंगरेन लूफियन के घर पर आती है। ये दोनों पहले ड्रिंक करते हैं और फिर सोंगरेन लूफियन को
बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लूफियन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, बल्कि भाग के अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पर इसने सारी प्लानिंग के लिए सोंगरेन येंजी की तस्वीरें लगाई होती हैं और ये सोंगरेन देख लेती है। सोंगरेन तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी और येंजी की ये सब तस्वीरें कब इकट्ठी की। और यहाँ पर इसकी टाइम मशीन भी पड़ी होती है, जिसको देखकर ये कहती है कि ये क्या है। लूफियन सोंगरेन को बताता है कि वो एलियन है। सोंगरेन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, कहती है कि बचपन में मेरा एक फेवरेट एलियन वाला शो लगता था और तभी से मुझे यकीन है कि एलियंस होते हैं। लूफियन कहता है कि अब चूंकि तुम्हें पता चल गया है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, तो तुम्हें मुझ पर गिव अप कर देना चाहिए। सोंगरेन कहती है कि ऐसा तो हरगिज नहीं होगा, ये तो और भी अच्छा है कि तुम एलियन हो। ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है। येनमू बुक स्टोर पर आई होती है तो यहाँ पर सोंगरेन भी आ जाती है और ये येनमू से कहती है कि मुझे लूफियन ने बता दिया है कि तुम एलियन हो। ये बात सुनकर येनमू बहुत हैरान होती है, लेकिन फिर इसको समझ आ जाता है कि लूफियन ने इसको ऐसा क्यों कहा है। सोंगरेन कहती है कि लूफियन ने मुझे बताया है कि तुम लोगों के यहाँ पर आने की वजह से मेरा और येंजी का जो इंटरेक्शन होना था वो अब नहीं हुआ है। येनमू कहती है कि मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो सोंगरेन कहती है कि तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो शख्स मिल चुका है जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। येनमू कहती है लेकिन तुम तो हमेशा से येंजी को पसंद करती थी। सोंगरेन कहती है ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने बचपन में एक वक्त उसके साथ गुजारा था, इसलिए शायद मुझे लगता था कि मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन असल में येंजी की जो पर्सनैलिटी है ना, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। येनमू से पूछती है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसको तुम पसंद करने लग गई हो। सोंगरेन कहती है कि इसके बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन अब तुम्हें मेरी वजह से येंजी को छोड़ने की जरूरत नहीं है और तुम्हें उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। येनमू कहती है लेकिन हम दोनों अब साथ नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान एक गलत फहमी हो गई है। सोंगरेन कहती है कि इसकी फिक्र नहीं करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जाओ का मैनेजर उसके पास आता है तो ये अपने मैनेजर से कहता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब येंजी भी हमारे साथ ताउन करेगा और अगर उसने ऐसा ना किया तो हमें उससे छुटकारा हासिल करना होगा। इसका मैनेजर कहता है कि अगर हम यांग को बताए बगैर ही इतना सब कुछ कर लेंगे तो मुझे डर है कि वो इसके लिए नहीं मानेगा। मिस्टर जाओ कहते हैं कि येंजी के मुकाबले में यांग तो कुछ भी नहीं है और वैसे भी मुझे लगता है कि वो बहुत सालों से इसी पोजीशन पर काम कर रहा है। यांग की जगह तो और कोई भी ले सकता है और उससे बेहतर काम कर सकता है। लूफियन अपनी टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर दिखाई दे रहा होता है और उसमें ये देखता है कि येंजी का कुछ टाइम बाद एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट होने वाला है और ये एक्सीडेंट कल होना होता है। लूफियन येनमू के पास जाता है और ये येनमू को बताता है कि फिर से हिस्ट्री चेंज हो गई है। येनमू तो ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो रही होती है कि कल येंजी का एक्सीडेंट होने वाला है। लूफियन इससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसकी वजह से ये सब कुछ तब्दील हो गया है। येनमू कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लूफियन कहते हैं कि ये तो फिर बहुत ही अजीब बात है। येनमू कहती है कि इस बात को छोड़ो और हमें ये सोचना चाहिए कि हम येंजी की जान कैसे बचाएंगे। लूफियन कहता है कि तुम इस मसले में नहीं आओगी, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। येनमू कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मेरे लिए ये बात अहम है कि मुझे येंजी की जान बचानी है। लूफियन कहता है कि फिर तुम ये सब कैसे रोकोगी। येनमू कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि कल येंजी अपने घर से ही ना निकले। अब अगले दिन जब येंजी ऑफिस जाने वाला होता है तो येनमू इसको आकर रोक देती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो। येंजी से कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, इसलिए तुम मुझे कहीं पर भी जाने से नहीं रोक सकती हो। येनमू बहुत कोशिश करती है इसको रोकने की, लेकिन येंजी इसकी बात नहीं मान रहा होता। येनमू येंजी को रोकने के लिए किस कर देती है। इसके बाद ये लूफियन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि हिस्ट्री चेक करो, क्या मैंने वाकई में ही एक्सीडेंट को रोक दिया है, क्योंकि येंजी ने मुझसे वादा किया है कि वो आज बाहर नहीं जाएगा। लूफियन कहता है कि हिस्ट्री चेंज तो हो गई है, लेकिन वो एक्सीडेंट अभी भी दिखाई दे रहा है और उस पर से येंजी का नाम मिट गया है, इसीलिए मुझे इस बात का सही से नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। लूफियन कहता है कि येंजी कहाँ पर है। येनमू कहते हैं कि वो तो अपनी स्टडी में है। लूफियन कहता है कि इसका मतलब है कि येंजी की जगह किसी और का एक्सीडेंट होने वाला है। इतने में येंजी येनमू के पास आता है और उसे बताता है कि सोंगरू का एक्सीडेंट हो गया है और ये येनमू से कहता है कि अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो इस एक्सीडेंट में मैं भी शामिल होता। फिर ये दोनों सोंगरू को हॉस्पिटल में देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसको ज्यादा चोटें नहीं आई होती। सोंगरू कहती है कि मैं अभी ड्राइव नहीं कर सकती हूँ, तो ये मेरी गाड़ी की चाबियां ले लो और जब मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी तो तुम उसे वर्कशॉप से ले लेना। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सोंगरू सोच रही होती है कि मैंने येनमू के साथ इतना बुरा किया है, इसके बावजूद इसको तो मेरी फिक्र है। आज जब येनमू सोंगरू की गाड़ी लेने के लिए आई होती है वर्कशॉप, तो इसको पता चलता है कि किसी ने गाड़ी की ब्रेक जानबूझकर तोड़ी थी। अब ये बात येनमू जाकर लूफियन को बताती है तो लूफियन कहता है कि इसका एक ही मतलब है कि ये वही शख्स करवा रहा है जिसने येंजी की लैब में से ब्लड सैंपल्स चोरी करवाए थे। येनमू कहती है कि मैं येंजी को बताना चाहती हूँ कि यांग मिस्टर जाओ के साथ मिला हुआ है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे ऐसा बताने से उसको बहुत तकलीफ होगी। लूफियन कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो तुम कुछ भी ना करो, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है ये
पहले हिस्ट्री में मौजूद नहीं था, लेकिन येनमू इस बात पर नहीं मान रही होती। लुफियन इसको कहता है कि तुम्हें यहाँ के लोगों की इतनी परवाह क्यों है, हम लोग कौन सा यहाँ के हैं। और जाते हुए लुफियन इसको कह देता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम 3 दिनों में यहाँ से जा रहे हैं। येनमू को येनजी की कॉल आती है और ये इसको बता देती है कि किसी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया है। मिस्टर जाओ आज अपने मैनेजर के पास आता है और उसे कहता है कि येनजी इस एक्सीडेंट की तफ्तीश करवा रहा है और वो बहुत जल्द तुम्हारे तक पहुँच जाएगा। मैनेजर कहने लगता है कि आप ही ने तो ये सब कुछ मेरे से करवाया है, तो कहता है कि मैं बस एक बात ही कहूंगा कि इस मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सोंगरू सिंगापुर जा रही होती है क्योंकि यांग की वजह से इसे और भी कहीं यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही होती। येनजी से मिलने के लिए आता है तो सोंगरू उसको बता देती है कि यांग ने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। येनजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चल कर सबको ये बात बतानी चाहिए। सोंगरू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डर है कि वो लोग मेरी बेटी को नुकसान पहुँचा देंगे। वैसे भी मुझे अंदाजा हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए मैंने ये सारे पैसे भी वापस कर दिए, इसलिए आप भी अब मुझे जाने दें। येनजी यांग का पार्किंग एरिया में ही इंतजार कर रहा होता है और इससे कहता है तुम ही मुझे बताए बगैर ये गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो ना। तो यांग कहता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है। येनजी कहता है कि अब बस मुझसे झूठ नहीं बोलो क्योंकि मुझे सारी हकीकत का पता चल गया है। येनजी कहने लगता है इतना सब कुछ करने के बाद ये एक्सीडेंट भी तुमने ही करवाया है, तुम वो यांग नहीं हो जिसको मैं जानता था। यांग कहता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही किया है। तुमने इन सब सालों में सिर्फ अपनी रिसर्च पर ध्यान दिया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस कंपनी को चलाने के लिए मैंने कौन कौन सी कुर्बानियां दी हैं। और वैसे भी ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। अगर कंपनी के रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो मैं उसको दूर कर दूंगा। इस बात पर येनजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हो। यांग कहता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। ये कहकर यांग यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन येनजी येनमू के लिए बलून लेकर जाता है। ये येनमू से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुम्हारे साथ कभी भी आइंदा से नहीं करूंगा, इसलिए मुझे तुम माफ कर दो। येनमू कह रही होती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। फिर येनजी अपने लिए चेयर लाकर इसके साथ बैठ जाता है और ये येनमू से कहता है कि देखो बलून्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। और बलून्स के ऊपर ये लिखा होता है कि येनमू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। येनमू को ये देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन ये कहने लगती है कि मुझे बलून्स का ये रंग पसंद नहीं आया। इतने में येनजी के हाथ से ये बलून्स छूट जाते हैं। येनजी कहता है कि अच्छा है ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। येनमू कहती है कि इस तरह की लाइंस मत बोलो, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। आज सोंगरन लुफियन से मिलने के लिए आई होती है और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है। लुफियन इसको बताता है कि कल मैं वापस जा रहा हूँ। सोंगरन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन लुफियन कहता है कि ये हमारी आज आखिरी मुलाकात है। ये बात सुनकर सोंगरन रोने लग जाती है। लुफियन को भी सोंगरन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। सोंगरन कहती है कि हमारे पास जो भी वक्त बचा है हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। फिर ये दोनों ड्रिंक करने के लिए बार में आ जाते हैं। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो लुफियन सोंगरन का हाथ पकड़ के कहता है कि आज तक तुमने दूसरों के लिए पियानो बजाया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए पियानो बजाऊंगा। और फिर लुफियन सोंगरन के लिए पियानो बजाता है। सोंगरन जब ये सुन रही होती है तो इसको दुख हो रहा होता है क्योंकि लुफियन कल जाने वाला है और इसको वो सारी यादें याद आ रही होती हैं जिसमें इन दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा है। लुफियन इसको कहता है कि ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो सोंगरन इसके लिए तालियां बजाने लगती है, कहती है कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया है। अब इन दोनों के अपने अपने घर जाने का वक्त हो गया होता है। ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सोंगरन लुफियन को रोकती है। लुफियन जब पीछे मुड़ता है तो सोंगरन इससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर इसके बाद भागते हुए ये लुफियन के पास आने लगती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सोंगरन इसके बाजू पर बाइट करती है तो लुफियन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? सोंगरन कहती है कि मैं अपना निशान छोड़ना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे कभी भी ना भूल पाओ। ये कहकर के वापस चली जाती है। जाते हुए सोंगरन बहुत ज्यादा रो रही होती है। लुफियन भी बहुत ज्यादा उदास हो गया होता है और ये भी सोंगरन को यूँ जाता हुआ देखकर रो रहा होता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।